खंड 1 अध्याय 6 मुझे मिस्टर ल्यूक पसंद है। अनुवाद। होई डोंग। जैसे ही ल्यूक थोई मिया ने बोलना समाप्त किया, सभी ने एक साथ उनकी ओर देखा। टैन डोंग, जो सिंगल सोफे पर बैठा था, ने तुरंत ल्यूक थोई मिया और दिन मैट के हाथों को एक दूसरे को ढकते हुए देखा और अपनी आंखें चौड़ी कर ली। भाड़ में जाओ। तुम दोनों ने चुपके से हाथ पकड़ने की हिम्मत की। दिनमत ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। क्या मिन्हवी ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर ली? कोई रास्ता नहीं। इतनी जल्दी प्रगति? दीनमत का चेहरा लाल हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने हाथ कहाँ रखे। उसने नाराजगी से ल्यूक थोई मिया को देखा। उसे सबके सामने क्यों उजागर किया जाए? बुरा आदमी। ल्यूक थोई मिया उठ खड़ा हुआ। उसने उसे गर्दन से पकड़ लिया और उसे ऊपर खींच लिया। अगर तुम देखने की हिम्मत नहीं रखती हो, तो मत देखो। जाओ अपना होमवर्क करो। दिनमत को वह अचंभित अवस्था में घसीटकर दरवाजे तक ले गया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह उसका हाथ पकड़ रहा था। मुझे इस तरह मत उठाओ। मैं कोई स्कूल बैग नहीं हूँ। ल्यूक थोई मिया ने खुशी से उसका हाथ छोड़ दिया और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। वह कुछ कदम चला, लेकिन फिर भी उसे वह पीछे आती हुई नहीं दिखी। इसलिए उसने अपना सिर घुमाया और स्पष्ट आंखों से उसकी ओर देखा। क्या हुआ? क्या आप रुककर एक और हॉरर फिल्म देखना चाहेंगे? दीनमत ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, मुस्कुराया और जल्दी से पीछे चला गया। उसका दिल मिठास से भर गया। उनके पीछे दरवाजा बंद हो गया। दो मिन्हवी का जबड़ा लगभग खुला रह गया। वह लगातार पलकें झपकाती रही और चिल्लाते हुए खड़ी हो गई। मैं जाकर देखूंगी। तू खियन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे पीछे खींच लिया, लेकिन वह अपनी ताकत को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर सका। इससे पहले कि दो मिन्हवी मजबूती से खड़ी हो पाती, उसका पूरा शरीर युवक की गोद में गिर गया। दोनों ही दंग रह गए। सबसे पहले दो मिन्हवी ने प्रतिक्रिया की, खड़े होने की कोशिश की और उसके सिर पर जोर से मारा। माँ, तू खियन, क्या तुम बीमार हो? दो मिन्हवी ने झुंझलाहट के साथ कहा और जाने ही वाली थी। तू खियन ने अपना सिर खुजलाया, उसके कंधे को दबाया और उसे कुर्सी पर वापस खींच लिया। फुसफुसाते हुए कहा, अगर तुम दीन मैट की मदद करना चाहती हो, तो अभी मौज मस्ती में शामिल मत हो। क्या तुम लाइट बल्ब बनने की कोशिश कर रही हो? दो मिन्हवी ने अपना मुंह खोला। ऐसा लगा जैसे वह सही था। उसने उसका हाथ झटक दिया। मुझे मत छुओ। तू खियन स्तब्ध रह गया। उसने अपना हाथ वापस खींच लिया और ठंडी सांस लेते हुए बोला, किसे परवाह है? टैनन डांग पूरे समय मुंह बाए खड़ा रहा, एक राहगीर की तरह तमाशा देख रहा था। लेकिन आखिरकार उसने अपना मुंह बंद कर लिया और दरवाजे की ओर इशारा किया। या क्या आपको मेरी जगह चाहिए? मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ आंखों में खटक रही हूँ। दो मिन्हवी ने आंखें घुमाते हुए कहा, अगर तुमने जाने की हिम्मत की, तो मैं तुरंत तुम्हारा दूसरा पैर भी अपंग कर दूंगी। टैन डांग, माँ, दो मिन्हवी, क्या आपने बारूद खाया है? दो मिन्हवी ने भौहें सिकोड़ी। वह उस पर ध्यान देने में बहुत आलसी थी। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और देखना जारी रखा। फिल्म अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच रही थी, जो फिल्म का सबसे डरावना दृश्य था। दो मिन्हवी को अचानक से यह बात समझ में आ गई और वह इतनी डर गई कि वह सीधे तुखियन की बाहों में कूद गई, पागलों की तरह चीखने लगी। लगभग छत उड़ गई। तुखियन, तुम बिगड़ैल हो। यदि वह उनके साथ दोबारा डरावनी फिल्में देखती है, तो उसका उपनाम डू नहीं रहेगा। फिल्म थिएटर ध्वनिरोधी था, यहाँ तक कि अगर दो मिन्हवी भी आकाश को हिलाने की हद तक चिल्लाते, तो भी दीनमत और ल्यूक थोई मिया नहीं सुन पाते। दीनमत ल्यूक थोई मिया के पीछे पीछे उसके कमरे के दरवाजे तक गया।
ल्यूक थोई मियाँ ने दरवाज़ा खोला और अंदर चले गए। उन्होंने यह तो नहीं कहा कि वे अंदर नहीं आ सकते, है ना? डीन मैट ने सावधानी से अपनी एड़ियां उठाईं और अपने कमरे में चला गया। किशोरी का कमरा बहुत साफ था, लेकिन थोड़ा गंदा, शायद इसलिए क्योंकि उसने अभी अभी यहाँ टैन डांग और तू खिएन के साथ खेला था। ल्यूक थोई मियाँ ने अपना स्कूल बैग टेबल पर रखा, दरवाजे की ओर देखा और पाया कि लड़की अभी भी हर जगह देख रही थी। अचानक उसकी आंखों से मिलते ही उसके मुंह का कोना मुड़ गया, 2 डिंपल दिखाई दिए, मीठी मुस्कान के साथ। क्या तुम्हें वाकई होमवर्क करना है? ल्यूक थोई मियाँ ने प्रश्न उठाया और कलम पकड़ ली। आप अनावश्यक हैं। मेरा बैग नीचे है, क्या हम वहां चलें? नीचे आओ और इसे ले लो। उम्मा। उसने उसे गौर से देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। तो अपने कमरे में पढ़ाई करोगी? ल्यूक थोई मियाँ उसके पास आया, मुस्कुराते हुए लेकिन मुस्कुराते हुए नहीं। उसने उसकी ओर देखा। क्या तुम मेरे कमरे में पढ़ना चाहती हो? लंबे कद के व्यक्ति ने उसका रास्ता रोक लिया, जिससे उसे स्वाभाविक रूप से दमन का एहसास हुआ। उसने अपना सिर उठाया, उत्सुकता से पूछा कि उसने ऐसा क्या खाया होगा कि इतनी जल्दी बड़ा हो गया। यह स्पष्ट था कि 10वीं कक्षा में उसे उसकी आंखों को देखने के लिए बस अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाने की जरूरत थी, लेकिन 1 साल से भी कम समय में अब उसे देखने के लिए अपना पूरा चेहरा ऊपर उठाना पड़ता था। लू शी मियाँ की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसने एक कलम उठाई और उसके सिर पर थपथपाया। तुम क्या बेवकूफ़ी कर रही हो? जल्दी करो और इसे ले आओ। हम छोटे से कमरे में पढ़ते हैं। अस्पष्ट वातावरण अचानक गायब हो गया। दिनमठ हमेशा थोड़ा हतोत्साहित रहता था। हर बार जब उसे लगता था कि वह उसे पसंद करता है, तो वह आसानी से उसके सारे भ्रम तोड़ देता था। डिंगमी ने मुंह बनाया और नीचे की ओर मुड़ी। ऐसा लग रहा था कि वह सीढ़ियों पर चढ़ते कदमों पर अपना सारा गुस्सा निकालना चाहती थी। लू शी मियाँ ने अपनी कलम माथे पर टिकाई, अपने होठों के कोनों को ऊपर की ओर मोड़ा और छोटे से लिविंग रूम में चली गई। डिंगमी ने अपना स्कूल बैग गले से लगाया और ऊपर चली गई। ल्यूक थोई मियाँ ने हल करने के लिए गणित की समस्या निकाली। उसकी एक पलक ऊपर उठी हुई थी। उसकी निगाहें चुपचाप उसकी ओर देख रही थी। यहाँ आओ। दिनमत उसके बगल में बैठ गया और उसके स्कूल बैग से होमवर्क निकालने लगा। यह पहली बार नहीं था जब उन दोनों ने साथ में होमवर्क किया था। जब से उन्होंने मिडिल स्कूल में प्रवेश लिया है, तब से सप्ताहांत या शीतकालीन अवकाश के दौरान वे अक्सर इस तरह से घूमने या अध्ययन करने के लिए समय तय करते हैं। कभी कभी तान डांग और तू खिएन आलसी होकर खेलने चले जाते, दो मिन्हवी उपन्यास पढ़ते, अंत में सिर्फ वह और वह रह जाते। दिनमत ने अपने हाथ के पिछले हिस्से को देखा, जो हरे और लाल दोनों थे, टेस्ट पेपर पर रखे हुए। बहुत देर तक स्तब्ध रहा, एक पेन उठाया और उसे दबाया। यह क्या मैंने वाकई इसे दबाया था? ल्यूक थोई मियाँ ने अपनी आंखें उठाने की भी जहमत नहीं उठाई और आलसी ढंग से जवाब दिया, तुम्हें यह भी पता है कि बटन तुमने ही दबाया था। दिनमत को दोषी और दुखी महसूस हुआ। वह नहीं जानती थी कि वह इतनी मजबूत है। मैं तो बस यह मानता हूँ कि तुखियन की हॉरर फिल्में बहुत डरावनी होती हैं। या क्या मुझे इसे तुम्हारे लिए उड़ा देना चाहिए? उसने पहले भी कोशिश की थी। फूंक मारने से दर्द बंद हो जाता था। ल्यूक थोई मियाँ ने उसकी ओर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। क्या तुमने टेस्ट पूरा कर लिया है? दिनमत ने अपना सिर हिलाया। अभी नहीं। 2 शीटें समाप्त करने के लिए पूरी दोपहर काम किया। अभी एक शीट और बाकी है। तो फिर जल्दी करो। ल्यूक थोई मियाँ ने प्रश्नपत्र को पीछे की ओर मोड़ दिया। दिनमत ने यह देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने तो बस एक पल में ही मोर्चा खत्म कर दिया था। हाँ,
भगवान वाकई कुछ लोगों पर मेहरबान होते हैं। उसे एक सुंदर चेहरा देना ही काफी नहीं है, उसे इस चेहरे से मेल खाने के लिए उसे उच्च आईक्यू भी देना होगा। यह देखकर कि उसके बगल वाले व्यक्ति में अभी भी कोई हलचल नहीं थी, ल्यूक थोई मियां ने लिखना बंद कर दिया और उसकी ओर देखा। दिनमट ने तुरंत प्रस्ताव रखा, मैं यह काम शुरू करूंगा। अब कोई नहीं बोल रहा था, सिर्फ कागज पर कलमों की खरोंचने की आवाज आ रही थी। यहाँ तक कि हवा भी शांत और सौम्य हो गई थी। दिनमत थोड़ा विचलित था, बेतरतीब ढंग से स्क्रैच पेपर पर चित्र बना रहा था। अचानक नीचे से एक कार का हॉर्न बजने लगा। लूशी मियां ने यह सुनकर अपना सिर उठाया। डिंगमी ने तुरंत बिजली की गति से कागज के टुकड़े को एक गेंद की तरह मोड़ा और उसे अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। लूशी मियां ने अपने होठों के कोने को हिलाया। तुम क्या कर रहे हो? दिनमत ने अपना सिर हिलाया। कुछ नहीं। क्या तुम्हारे पिताजी वापस आ गए? मेरे पिताजी एक व्यापारिक यात्रा पर गए हैं और कुछ दिनों तक वापस नहीं आएंगे। ल्यूक थोई मियां ने एक पेज पूरा कर लिया, अब और कुछ नहीं करना चाहता था। उसने पेपर एक तरफ धकेल दिया। यह मेरा भाई है। दिनमत को याद आया कि लू ने दोपहर को क्या पूछा था और वह थोड़ा बेचैन हो गया। सोच रहा था कि क्या वह लू थोई मियां से ये शब्द कहेगा। नीचे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। इस समय मूवी थिएटर का दरवाजा खुला और थकी हुई दो मिन्हवी ने तू खिएन का हाथ पकड़ लिया और लड़खड़ाते हुए ऐसा लग रहा था जैसे उसे उल्टी होने वाली हो। दिनमट डर गया, जल्दी से उछलकर भाग गया। लेकिन जैसे ही उसने नीचे उस व्यक्ति को देखा, दो मिन्हवी ने तुरंत तुखियन से हाथ मिलाया और सीधे खड़ी हो गई। तुखियन स्तब्ध रह गई, ठंडी सांस ली और जाने के लिए मुड़ी। दीनमत ने दो मिन्हवी का समर्थन करते हुए चिंतित होकर कहा, तुम्हारा रंग इतना खराब क्यों लग रहा है? डू मिंग वेई ने अपने होंठ सिकोड़े। उसके शरीर का आधा वजन उस पर टिका हुआ था, उसका दिल अभी भी डरा हुआ था। सौभाग्य से तुमने अगला भाग नहीं देखा, फिल्म प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित होना सही है। यह एक प्रतिबंधित फिल्म है, इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित क्यों नहीं किया जाता, बजाय इसके कि उस विकृत तुखियन को लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल करने दिया जाए। डू मिंग वेई ने दीनमैट को गले लगाया। हूँ, आज रात घर मत आना, मेरे साथ सो जाना। दिनमत। हाँ। दिनमत थोड़ा हिचकिचाया। उसकी माँ को उसका बाहर सोना बहुत पसंद नहीं था, क्योंकि पहले टिएट निन्हा बहुत चंचल थी, अक्सर देर रात तक बाहर रहती थी, जिसके कारण टिएट चान ने अंततः उसे मौत का आदेश दिया था। यदि तुम इसी तरह सोती रही तो तुम्हें घर आने की आवश्यकता नहीं है। दिनमत आमतौर पर बहुत आज्ञाकारी है और उसके ग्रेड अच्छे हैं। उसकी माँ को शायद ही कभी उसके बारे में चिंता करनी पड़े। जब वह मिडिल स्कूल में थी तो कभी कभी वह डू मिंग वेई के घर पर सोती थी। उसकी माँ कुछ नहीं कहती थी, लेकिन टिएट चान द्वारा मृत्यु आदेश दिए जाने के बाद उसकी माँ ने उसे डू मिंग वेई के घर पर सोने नहीं दिया। एक ही छत के नीचे रहने वाली दो हमउम्र लड़कियों को कोई विशेष सुविधा नहीं मिलती, जबकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। डू मिन्हवी को यह नहीं पता था। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा। अरे, तुम सहमत हो या नहीं? तुम 1 साल से मेरे घर पर नहीं सोए हो। दिनमट ने अपने होंठ काटे। ठीक है, मैं अपनी माँ को फोन करती हूँ। ल्यूक थोई फोंग पहुँचे, बच्चों की ओर देखा और मुस्कुराए। क्या तुम सब अभी भी यहीं हो? क्या मैं तुम्हें देर रात का नाश्ता खिला सकता हूँ? तान डोंग ने खुशी से कहा। हाँ, अग्रिम धन्यवाद, मुझे भूख लगी है। ल्यूक थोई फोंग ने अपनी भौहें उठाईं और बाकी लोगों की ओर देखा। अंततः उसकी नज़र दो मिन्हवी पर रुकी। बेटी, तय करो, क्या खाना है? दो मिन्हवी स्तब्ध और शर्मिंदा थी। मुझे नहीं पता। उसे अभी भी मतली आ रही थी। वह कैसे जान सकती थी कि क्या खाना चाहिए?
अपने दिल में उसने तुखियन को दोषी ठहराया। ल्यूक थोई फोंग मुस्कुराया, तो मुझे फैसला करने दो। उसने फोन उठाया और किसी को सामान लाने के लिए बुलाया। भोजन बहुत जल्दी पहुंचा दिया गया। तान डोंग सबसे उत्साही व्यक्ति था। उसने जल्दी से ग्रिल्ड मीट की कटारें बाहर रख दी। ल्यूक थोई फोंग रसोई घर में गया और 1 दर्जन बियर निकाली। प्रत्येक लड़के को एक कैन दी। दोनों लड़कियों की ओर देखा, अपनी भौहें उठाईं और मुस्कुराया। पीना चाहोगी? 2 मिनहवी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, हाँ। ल्यूक थोई फोंग के हाथ से कैन ओपनर प्राप्त किया। दीन अहमद, आप क्या कहते हैं? लू शी मियाँ ने बियर की कैन खोली और उसकी तरफ देखा। डिंगमी पहले तो उसे उठाकर लेना चाहती थी, लेकिन उसकी निगाहें देखकर वह बुदबुदाई, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लू शी फेंग ने उन्हें गहराई से देखा और सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। डिंगमी को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। किन यांग ने एक के बाद एक कई मीट के टुकड़े खाए, फिर बियर का एक घूंट लिया। बियर ग्रिल्ड मीट, बहुत स्वादिष्ट। 2 मिनहवी ने कुछ निवाले खाए ही थे कि उसे फिल्म का घिनौना डरावना दृश्य याद आ गया। वह सच में निगल नहीं पाई और तू खियन को घूरने लगी। यह सब तुम्हारी गलती है, मैं अब कुछ नहीं खा सकती। तू खियन ने उसकी तरफ देखा, अपने होंठ भींचे, सिर नीचे किया और हताशा में बियर पी ली। तान डोंग ने तू खियन को धक्का दिया। तुम्हें क्या हो गया है, मूर्ख जैसा? तू खियन ने हताशा में तान डांग को धक्का दिया और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कुछ नहीं, अपना मांस खाओ। लगभग आधा खाना खाने के बाद, समय का सही अनुमान लगाते हुए, दीन अहमद फोन करने के लिए बालकनी में ले गया। उसे अपना मुंह खोलने में थोड़ी मुश्किल हुई और नंबर दबाने से पहले कुछ मिनट तक हिचकिचाती रही। जैसे ही दूसरी तरफ से फोन उठाया गया, दीन अहमद ने तुरंत वह बहाना बताया जो उसने सोच समझकर बनाया था। माँ मिनहवी की तबीयत ठीक नहीं है और उसके माता पिता किसी बिजनेस ट्रिप पर गए हुए हैं। क्या मैं उसके घर पर रुककर रात भर उसकी देखभाल कर सकती हूँ? दूसरी ओर चू थान कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर पूछा, क्या उसके घर में और कोई नहीं है? जब दिनहमट बाहर गई, तो वह कोट पहनना भूल गई। सर्दियों की हवा उसके पतले कोट के माध्यम से उड़ रही थी, जिससे वह ठंड से कांप रही थी। हाँ, इसीलिए मैं यहाँ रहना चाहती हूँ और उसकी देखभाल करना चाहती हूँ। अचानक उसने महसूस किया कि उसके कंधे झुक गए हैं, उसकी आंखें काली हो गई हैं और उसके पूरे शरीर में गर्मी छा गई है। डिंगमी हैरान रह गई और उसने अपने सिर को ढकने वाला फर कोट उठा लिया। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि लू शी मियाँ उसके पीछे खड़ा है। उसके पतले हाथ में सिगरेट थी। लंबा और पतला युवक रेलिंग के सहारे झुका हुआ था। उसने सिगरेट को अपने होठों के पास रखने के लिए अपना हाथ उठाया, चुपचाप सांस ली और धुएं का एक हल्का बादल छोड़ा। पतली एक पलक वाली आंखें थोड़ी ऊपर उठीं, अपनी आत्माओं को अनिश्चित रात में बहते हुए। उनकी निगाहें शांत और ठंडी दोनों थी। तंबाकू की हल्की गंध ठंडी सर्दियों की हवा के साथ घुल मिल गई। दीन अहमद ने उसे ध्यान से देखा। अचानक वह यह सुनने में असमर्थ हो गया कि उसकी माँ क्या कह रही थी। जब वह अपने होश में आया तो उसने केवल अंतिम वाक्य सुना, कल जल्दी वापस आना याद रखना। दीन अहमद ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, नमस्ते माँ। फोन रखते हुए ल्यूक थोई मियाँ ने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा और कहा, तुम धारा प्रवाह झूठ बोलती हो। दीन अहमद शर्मा गया, अपने कोट को कसकर पकड़ लिया और उसे घूर कर देखा। तुम अभी भी धूम्रपान कर रहे हो। एक झूठ बोलता है, एक धूम्रपान करता है, इसमें इतना दिलचस्प क्या है? ल्यूक थोई मियाँ ने सीधे उसकी ओर देखा, अपना सिर नीचे किया और मुस्कुराया, मैंने तुम्हें झूठ न बोलने के लिए नहीं कहा था। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? दीन अहमद ने अपने होंठ काटे, वह कैसे समझ सकता था?
आप एक बार मेरी आलोचना करें, मैं लंबे समय तक ध्यान दूंगा। ल्यूक थोई मियाँ ने सिगरेट बुझा दी। चलो अंदर चलते हैं, बहुत ठंड है। वह आगे आगे चला, दीनहमत उसके पीछे पीछे चला। उसने अपना चेहरा मुलायम फर कोट में छिपा लिया और गहरी सांस ली, साफ और स्पष्ट, बिना किसी मिश्रित गंध के। कमरे में प्रवेश करते हुए दो मिन्हवी ने उससे पूछा, मैट मैट, क्या तुमने अपनी माँ से अभी तक पूछा है? दिनमट ने सिर हिलाया। हाँ। दो मिन्हवी बहुत खुश हुए। बहुत बढ़िया। दिनमत ने सिगरेट के टुकड़ों से भरी एशट्रे देखी और अपने होंठ भींच लिए। श्री ल्यूक वास्तव में एक साधारण माता पिता नहीं है। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने उन्हें बियर पीने और धूम्रपान करने के लिए आमंत्रित किया है। पहली बार उसने लूशी मियाँ को 10वीं कक्षा में धूम्रपान करते देखा था। वह स्पष्ट रूप से एक सुंदर युवक था, लेकिन वह एक वयस्क की तरह धूम्रपान करता था। लू शी फेंग खड़ा हुआ और अपना हाथ हिलाया। ठीक है, तुम लोग अपने हाथ पैर धो लो और सो जाओ। दिनमत ने ल्यूक थोई मियाँ का कोट बड़े करीने से रख दिया, अपना बैग कंधे पर डाला और दो मिन्हवी की ओर देखा। चलो हम भी घर चलते हैं। दो मिन्हवी ने सिर हिलाकर कहा। हाँ। ल्यूक थोई मियाँ ने उन्हें दरवाजे पर विदा किया। तू खियन और तान डांग आज रात घर नहीं लौटे, बल्कि ल्यूक थोई मियाँ के घर पर ही रुके। आखिरकार उनके घर में कई कमरे थे। जब वह दो मिन्हवी के घर पहुंचा, तो दीनमत ने सफाई पूरी की और तुरंत उसके मुलायम राजकुमारी बिस्तर में घुस गई। ओह, मुझे तुम्हारे साथ सोए हुए बहुत समय हो गया। दो मिन्हवी बिस्तर पर कूद पड़े, दीनमत को गले लगाते हुए, बेहद खुश। दीनमत भी बहुत उत्साहित था। उन दोनों ने वास्तव में लंबे समय तक एक साथ घोंसला नहीं बनाया था और बकवास बातें कर रहे थे। इससे पहले जब भी उन्हें साथ सोने का मौका मिलता था, वे तब तक बातें करते रहते थे जब तक कि उनमें से कोई एक सो नहीं जाता। क्या आज की फिल्म सचमुच इतनी डरावनी है? बेहतर होता कि वह कुछ न कहता, लेकिन जैसे ही उसने इसका जिक्र किया, वह भयावह दृश्य स्वतः ही दो मिन्हवी के मन में उभर आया। उसने अपना सिर हिलाया और कांपते हुए कहा, यह बहुत भयावह है। अब से मैं उस बिगड़ैल तुखियन की फिल्में बिल्कुल नहीं देखूंगा। मेरी पसंद बहुत खराब है। दिनमत ने सिर हिलाया। सौभाग्य से ल्यूक थोई मियाँ ने मुझे अपने साथ खींच लिया। दो मिन्हवी ने दुष्टतापूर्वक मुस्कुराते हुए पास आकर पूछा, क्या तुम दोनों सचमुच वहां बैठकर सिर्फ होमवर्क कर रहे हो? दिनमत ने अपना चेहरा रगड़ा। या फिर? दो मिन्हवी थोड़ा निराश हुए। ठीक है। दिनमत को ल्यूक थोई मियाँ का धूम्रपान करने वाला रूप याद आया। उसने अपने होंठ काटे और दो मिन्हवी की ओर देखा। मिन्हवी, क्या आपको लगता है कि मिस्टर ल्यूक थोड़े असामान्य हैं? दो मिन्हवी ने पलकें झपकाईं। क्या? क्या गलत? उसने ल्यूक थोई मियाँ और उसके दोस्तों को बियर पीने और धूम्रपान करने के लिए आमंत्रित किया। वह बड़ा भाई है, हमसे 6 या 7 साल बड़ा है। क्या एक बड़े भाई का ऐसा होना सामान्य है? दो मिन्हवी ने दिनमत की ओर देखा। लेकिन बियर पीना और धूम्रपान करना जरूरी नहीं है कि आप एक बुरे छात्र हैं। क्या ल्यूक थोई मियाँ बुरे हैं? दिनमत ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। उसने सोचा कि ल्यूक थोई मियाँ को शरारती या अच्छा होने के आधार पर नहीं आंका जा सकता। वह उसे पसंद करती है, इसलिए उसे लगता है कि चाहे वह कैसा भी हो, वह अच्छा है। और जब दूसरे उसके बारे में बुरी बातें कहते हैं, तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसके अलावा लूशी मियाँ शायद धूम्रपान के आदी नहीं थे। उनके शरीर पर गंध अभी भी बहुत साफ और स्पष्ट थी। वास्तव में उसने उन्हें केवल कुछ ही बार धूम्रपान करते हुए पकड़ा था। इसीलिए डोमिंगवेई ने उसके सिर पर थपथपाया। आप यह नहीं कह सकते कि भाई लू अच्छे नहीं हैं। आप जानते हैं। हाँ, उसने यह नहीं कहा कि वह बुरा था। दो मिन्हवी उसके कान के पास झुके और फुसफुसाए, मैट मैट,
मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। दिनमट ने जोर से सिर हिलाया। आप ही कहिए। मुझे मिस्टर ल्यूक पसंद है। हाँ? दीनमत की आंखें अत्यधिक आश्चर्य से फैल गईं। दो मिन्हवी ने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। इसे गुप्त रखना। दीनमत ने पलकें झपकाईं और सिर हिलाया। प्रेम के पनपने की उम्र में जवानी की भावनाओं पर कौन काबू पा सकता है। खंड 1 अध्याय 7 अनुवादक। होई डुओंग रहस्य साझा करने के बाद दोनों लड़कियों की भावनाएं और भी करीब आ गईं। एक दिन दो मिन्हवी को अचानक कुछ याद आया। शर्माते हुए और कहा, मीमी, अगर तुम और मैं ल्यूक परिवार में शादी करते हैं तो तुम्हें भविष्य में मुझे भाभी कहना पड़ेगा। दीनमत हैरान थी। भाभी? दो मिन्हवी ने सिर हिलाया। यह सही है। अगर यह सच है तो क्या होगा अगर मैं उसे भाभी न कहूं? दोनों लड़कियां कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे को देखती रहीं। फिर अचानक दो बेवकूफों की तरह हंसने लगी। उन्होंने अभी तक अपनी उम्र पर विचार नहीं किया है और पहले से ही किसी से शादी करने के बारे में सोच रही हैं। वे केवल 17 साल की हैं। उस दिन से दीनमत ने ल्यूक थोई मियाँ के साथ अपने भविष्य के बारे में सपने देखना शुरू कर दिया। कभी-कभी पढ़ाई करते समय भी वह अपना सिर घुमाकर उसे गौर से देखने से खुद को रोक नहीं पाती थी। उसे इस हद तक देखती थी कि लू शी मियाँ को समझ में ही नहीं आता था कि क्या हो रहा है। उसने अधीर होकर अपनी कुर्सी हिलाई। डिंगमी, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? डिंगमी ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। मैं बस यह सोच रही थी कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो तुम कैसी दिखोगी। लू शी मियाँ ने उसे अवाक देखा, उदासीनता से एक वाक्य छोड़ा। क्या तुम बीमार हो? डिंगमी ने अपने होंठ काटे। तुम बीमार हो? हाल ही में वह बड़ी चीजों के बारे में सोच रही है, जैसे कि उससे शादी करना। उसकी बीमारी बिल्कुल भी हल्की नहीं है। लू शी मियाँ ने अपनी मेज पर रखे गणित के पेपर पर उदासीनता से नजर डाली। यह मासिक मॉक टेस्ट था जो पिछली अवधि में ही लौटा था। उस पर स्कोर वाकई बहुत खराब थे। 10 अंक कम होने पर फेल हो जाना चाहिए था। डिंगमी ने उसे अपने टेस्ट पेपर को घूरते हुए देखा और जल्दी से खुद को मेज पर फेंक दिया, अपना चेहरा ढक लिया। उसके पीछे से एक हंसी आई। तुम क्या छिपा रहे हो? मैंने सब कुछ देख लिया है। डिंगमी अपना चेहरा खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने उसे कई अंकों के साथ अंतिम प्रश्न हल करना भी सिखाया था, लेकिन उसने बहुत धीरे से परीक्षा दी। अंत में उसके पास इसे फिर से जांचने का समय नहीं था। कुछ गलतियां एक पूरे प्रश्न में बदल गईं। कोई छोटा स्कोर नहीं। लू शी मियाँ ने कुर्सी का पैर हिलाया, आलस से अपना मुंह खोला। इसे यहीं पकड़ो, मुझे देखने दो। डिंगमी ने कोई हरकत नहीं की। अगर उसे पता होता कि उसने आखिरी सवाल गलत किया है तो निश्चित रूप से लोग उससे नफरत करेंगे। लू शी मियाँ ने लड़की के लंबे बालों को ध्यान से देखा, अपने पैरों को पीछे खींचा, इत्मीनान से दीवार से टिका और अपनी ठंडी अभिव्यक्ति को फिर से हासिल किया। अगर तुम मुझे नहीं देखने दोगी तो भविष्य में मुझसे कुछ मत पूछना। किन्यांग, जो अपना सिर नीचे करके सो रहा था, उसने अपना चेहरा घुमाया और लू शी मियाँ को घूरने लगा। हे भगवान, तुम्हें कब से दूसरे लोगों के काम में दखल देना पसंद है? लू शी मियाँ ने उसे ठंडी निगाह से देखा। किन्यांग ने जल्दी से अपना सिर घुमाया। मैंने कुछ नहीं कहा। जियांग शिनजी सामने बैठ गया और डिंगमी को देखा जो अभी भी टेबल पर रेंग रही थी, अपना टेस्ट पेपर पकड़े हुए और पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए। लू शी मियाँ, क्या तुम मुझे इस प्रश्न को देखने में मदद कर सकती हो? लू शी मियाँ ने उसकी तरफ देखा। डिंगमी थोड़ा हिली, थोड़ा अपना चेहरा पीछे की ओर घुमाया। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद जब जियांग शिनजी को लगा कि वह अपनी मुस्कान खोने वाली है, लू शी मियाँ ने अचानक टेस्ट पेपर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, बेतरतीब ढंग से टेबल पर एक पेन पकड़ लिया। कौन सा सवाल? जियांग शिनजी हंसे।
आखिरी सवाल। किशोर की आवाज, जो अपनी आवाज तोड़ने वाली थी, काफी धीमी थी और उसके ठंडे व्यवहार में उदासीनता का संकेत था। डिंगमी तब तक सुनती रही जब तक उसका दिल खट्टा नहीं हो गया और उसके चेहरे का पूरा दाहिना हिस्सा टेस्ट पेपर से चिपक गया। पीछे मुड़कर सोचने पर उसे लगा कि वह बहुत छोटी है। लू शिमिया भी उसकी नहीं थी। उसने जियांग शिनजी की समस्या हल कर दी। उसे ईर्ष्या करने की क्या जरूरत थी? डू मिंगवेई ने उसके बालों को सहलाया और कहा, मीमी, तुम्हें अपने बाल धोने चाहिए। डिंगमी, तुम बहुत परेशान करने वाली हो। डू मिंगवेई जोर से हंसी और उसके गालों को चुटकी बजाई। उठो, मेरे साथ बाथरूम में चलो। डिंगमी के पास खड़े होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जियांग शिनजी अभी भी लू शिमियन की मेज पर झुकी हुई थी, उसका रास्ता रोक रही थी, जैसे कि उसने उसे देखा ही न हो, बिल्कुल भी हिलती डुलती नहीं थी। डिंगमी रुकी और उसे कहना पड़ा, शिनजी, मुझे भी बाहर जाने दो। तभी जियांग शिनजी पीछे झुका और अपना पैर उठाया। ठीक है, दोनों हाथ में हाथ डाले कक्षा से बाहर चले गए। डू मिंगवेई ने व्यंग्य किया, मैं देख रहा हूँ कि जियांग शिनजी शायद यही चाहता है कि वह लू शिमियन की मेज पर चढ़ जाए। डिंगमी ने कुछ नहीं कहा। डू मिंगवेई ने उसका हाथ चुटकी से दबाया, तुमसे बात कर रहा हूँ। डिंगमी ने अपनी आंखें घुमाई, मैं भी उसे रोक नहीं सकती। क्या मुझे यह कहना होगा, जियांग शिनजी, दिन भर बात करने के लिए लू शिमियन की तलाश करना बंद करो, ठीक है? क्या तुम्हें यकीन है, अगर उसने सच में ऐसा कहा होता तो लू शिमिया उसे पागल समझती? डू मिंगवेई जोर से हंस पड़ी। मुझे लगता है कि कभी कभी वह बहुत ज्यादा बनावटी बातें करता है। मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? डिंगमी ने मन ही मन सोचा। उसे लू शिमिया के सामने बैठने का मौका कब मिला? दरअसल जियांग शिनजी बहुत सुंदर है, उसका पारिवारिक इतिहास अच्छा है और वह आम तौर पर बहुत घमंडी है। वह लू शिमिया के सामने अपने आप ऐसा क्यों हो जाता है? वे दोनों शौचालय में गए और एक छात्र को यह कहते हुए सुना, मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार आज बर्फबारी होगी, लेकिन दोपहर हो चुकी है, हमने अभी तक कुछ क्यों नहीं देखा? मौसम का पूर्वानुमान सही नहीं था। हाँ, वास्तविकता ने साबित कर दिया कि मौसम का पूर्वानुमान अभी भी बहुत सही था। जब डिंगमी और डू मिंगवेई कैफेटेरिया में खाना खा रहे थे, तो अचानक कुछ लड़के अंदर आए और लाइन में खड़े हो गए। ल्यूक थोई मियाँ पंक्ति के अंत में खड़े थे, अपने हाथ जेबों में डाले, इत्मीनान से आगे की ओर देख रहे थे, जबकि तू खियन एक पैर से गेंद पर कदम रख रहे थे। क्या वे स्कूल के तुरंत बाद फुटबॉल खेलने नहीं गए थे? कैफेटेरिया में भीड़ भाड़ का समय था, सीटें काफी तंग थी। लड़के अपने खाने की ट्रे लेकर चले गए। तू खियन ने देखा कि डू मिंगवेई के बगल में अभी भी एक खाली सीट है, इसलिए वह बैठ गया। दीन मैट जल्दी से एक तरफ खिसक गया। ल्यूक थोई मियाँ ने उसकी तरफ देखा और वह भी उसके बगल में बैठ गया। यह देखकर कि अब और जगह नहीं बची है, टैन डांग वहीं खड़ा रहा, स्तब्ध। अरे, मैं कहाँ बैठूं? दीन मैट ने किनारे की ओर इशारा किया, जिसका मतलब था वहाँ एक दोस्त था जो खाना खत्म करने वाला था। टैन डांग के पास खाने की ट्रे थामने और उस व्यक्ति के पीछे चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह टीम में था, लंबा और एक पेटू जो विवरणों की परवाह नहीं करता था, बस वहीं खड़ा था और खा रहा था। वह सहपाठी मूल रूप से कुछ और निवाले खाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसे इस हद तक मजबूर किया गया कि वह और निगल नहीं सका, इसलिए उसने अपना स्कूल बैग पकड़ा और जल्दी से निकल गया। जाने से पहले उसने डिंगमी को देखा, जैसे कि वह एक साथी थी। डिंगमी, किन यांग खुशी से बैठ गया। दो मिन्हवी ने पूछा, क्या तुम लोग फुटबॉल खेलने नहीं गए थे? तू खियन ने दरवाजे के बाहर इशारा किया, मिस, आसमान की तरफ देखो। तान डोंग,
बर्फबारी हो रही है और जिम भरा हुआ है, तो ऐसा ही है। डिंगमी ने उस व्यक्ति की ओर देखा जो चुपचाप उसके बगल में खाना खा रहा था। कृतघ्नता से, अरे, युवक ने कोई जवाब नहीं दिया। डिंगमी थोड़ा और करीब आ गई। अरे, लू शिमिया ने अचानक अपना सिर झुकाया, उसे घूरते हुए। अरे, यह क्या है? क्या मेरा कोई नाम नहीं है? डिंगमी जल्दी से ठीक से बैठ गई, उसे पुकारते हुए, लू शिमिया। क्या? स्वर बहुत नरम था। डिंगमी के हाथ उसकी जांघों पर बड़े करीने से रखे हुए थे, आज्ञाकारी ढंग से व्याख्यान सुन रहे थे। मुझे पता है कि गणित की परीक्षा का अंतिम प्रश्न कैसे हल करना है, लेकिन मैंने एक संख्या गलत गणना की, और आपने उस दिन मुझे वह प्रश्न समझाया था। मुझे डर था कि आप मुझे डांटेंगे। लू शिमिया ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी, अपना सिर झुकाकर उसकी ओर देखा, और एक लंबी आवाज में कहा, आप डांट के लायक हैं। डिंगमी ने मुंह बनाया, फिर अपना सिर फिर से घुमाया, यह जानते हुए कि वह ऐसा ही कहेगा। लू शिमिया, आपको फिर से जांचना नहीं आता, डिंगमी? पर्याप्त समय नहीं है। लू शिमिया ने उसकी ओर देखा, जवाब देने में बहुत आलसी। मैं और क्या कह सकता हूँ? तू खिएन ने 2 मिनहवी की खाने की ट्रे को देखा और खुलकर हंसा। तुमने 2 चिकन जांघें खाईं? क्या तुम्हें मोटा होने का डर नहीं है? 2 मिनहवी मुर्गे की टांग चबाते हुए अचंभित और क्रोधित था। इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम्हारे शरीर पर कोई अतिरिक्त मांस नहीं है। यह सच है। खैर, आपको खाने की कोशिश करनी चाहिए और अधिक से अधिक 100 किलो वजन बढ़ाना चाहिए। क्या तुम पागल हो, तू खियन? भले ही मेरा वजन 100 पाउंड होता, मैं आपके परिवार का एक भी चावल का दाना नहीं खाता। हाल ही में, बिना किसी परेशानी के, वह उसे परेशानी पैदा करने के लिए ढूंढ लेता। सौभाग्य से, वे एक ही कक्षा में नहीं थे, अन्यथा वे हर दिन बहस करते। यह बर्फीला तूफान बहुत भारी था। उन्हें पहले स्व अध्ययन अवधि से छूट दी गई थी। खिड़की के बाहर सफेद रंग का एक विशाल समुद्र था। रास्ता पूरी तरह से दफन था। अंग्रेजी स्व अध्ययन अवधि समाप्त होने के बाद उन्होंने लाउडस्पीकर की घोषणा सुनी, दिन की अंतिम स्व अध्ययन अवधि को छूट दी गई है। पूरा स्कूल जल्दी घर जा सकता है। हर कोई सड़क पर सावधान रहे। पूरा स्कूल अचानक हलचल से भर गया। ली जिबिन अंदर आया और कहा, भले ही आप स्कूल से जल्दी निकल जाएं, आप अपनी पढ़ाई की उपेक्षा नहीं कर सकते। सेमेस्टर का अंत लगभग यहाँ है। एक साथ घर जाएं। एमआई को बहुत परवाह नहीं थी। वैसे भी वह आमतौर पर बस घर ले जाती थी, इसलिए उसने डू मिंगवेई को आराम दिया। यह ठीक है, बस लेना भी सुविधाजनक है। यह थोड़ी भीड़ है। ठीक है, 2 मिनहवी ने अपने होंठ काटे। हाँ, कोई और रास्ता नहीं है, टैन डांग ने कहा। एमियन, तुम्हारा भाई तुम्हें लेने आया था, है ना? क्या यह ठीक नहीं है कि डू मिनहवी को तुम्हारे साथ जाने दिया जाए? डू मिनहवी ने जल्दी से ल्यूक थोई मियाँ की ओर देखा। भाई ल्यूक तुम्हें लेने के लिए यहाँ है। ल्यूक थोई मियाँ सहमत हो गए। दीन मट तुरंत मुस्कुराए। तो मिनहवी ल्यूक थोई मियाँ के साथ वापस जा सकते हैं। वे पहले से ही पड़ोसी थे। 2 मिनहवी को बस में उसका पीछा क्यों करना पड़ा? युवा मास्टर ल्यूक के पास उसे लेने के लिए एक ड्राइवर था। तुम्हारा क्या हुआ? 2 मिनहवी ने दिनह मट की ओर देखा। मैं घर जाने के लिए बस ले लूंगा। दिनह मट अचानक फिसल गई और लगभग गिर गई। 2 मिनहवी ने जल्दी से उसे खींच लिया। सावधान रहना। दिनह मट जल्दी से खड़ी हो गई। सब ठीक है। जब वे स्कूल के गेट पर पहुंचे, दिनह मट ने उन्हें अलविदा कहा, फिर जाने के लिए मुड़ी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से किसी ने उसकी टोपी और शर्ट पकड़ ली और उसे वापस खींच लिया। ल्यूक थोई मियाँ ने उसके बालों को ठंडे स्वर में झटकते हुए कहा, तुम और कहाँ जा रही हो? चलो साथ में घर चलते हैं।
मेरे भाई से कहो कि वह तुम्हें घर ले जाए। डिंगमी की पहली प्रतिक्रिया थी कि आज सुबह डू मिंग वेई ने उसे अपने बाल धोने के लिए कहा था। फिर वह झिझकी। मिस्टर लू को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस से बहुत जल्दी निकल जाऊंगी। डू मिंग वेई ने जल्दी से उसे वापस खींच लिया। अब बस मत लो, चलो साथ में घर चलते हैं। लू शिमिया पहले ही बोल चुकी थी, लेकिन इस मूर्ख लड़की ने फिर भी मना कर दिया। इसके अलावा यह मिस्टर लू ही थे जो उसे घर ले जा रहे थे। उसने मंजूरी दे दी। डिंगमी ने अब और संकोच नहीं किया, वह उनके साथ चली गई। लू शी फेंग ने एक काले रंग की लैंड रोवर चलाई और उसे स्कूल के गेट के सामने पार्क कर दिया। लू शी मिया यात्री सीट पर बैठे थे, पीछे डिंगमी और डू मिंग वेई बैठे थे। लू शी फेंग को उम्मीद नहीं थी कि उसके साथ दो लड़कियां वापस आएंगी। उसने पलटकर सबसे पहले डू मिंग वेई से पूछा, क्या घर पर कोई नहीं है? डू मिंग वेई सीधे बैठ गई। हाँ। लू शी फेंग ने अपनी भौहें उठाईं और मुस्कुराया, यह सोचकर कि डिंगमी डू मिंग वेई के घर सोने जा रही है। इस तरफ लू शी मिया ने उदासीनता से कहा, आप डिंगमी को वापस ले जाइए, यहाँ बर्फबारी हो रही है, यह असुविधाजनक है। लू शी फेंग मुस्कुराया और फिर से डिंगमी को देखा, कोई बात नहीं। खंड 1 अध्याय 8। अनुवादक होई डुओंग वापस आते समय ल्यूक थोई फोंग ने दोनों लड़कियों से पूछा, सेमेस्टर का अंत लगभग आ गया है, आपकी रिवीजन कैसी चल रही है? दो मिन्हवी को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। बुरा नहीं है। दिनमत को ज्यादा यकीन नहीं था। उसके और दो मिन्हवी के परिणाम दोनों काफी अच्छे थे। कक्षा के ऊपरी आधे हिस्से में स्थान दिया गया था। बहुत उत्कृष्ट नहीं, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं। आप जैसे छात्रों को परीक्षा देते समय अभी भी थोड़ी किस्मत पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि आपको वह उत्तर मिलता है जिसके लिए आपने अध्ययन किया है, तो आपकी रैंकिंग थोड़ी बढ़ सकती है। लेकिन गंभीरता से दीन मैट की नींव दो मिन्हवी की तुलना में थोड़ी बेहतर है, क्योंकि वह दो मिन्हवी से अधिक मेहनती है। दीन मैट ने भी जवाब दिया, बुरा नहीं है। ल्यूक थोई मियाँ सामने बैठे थे और हल्के से मुस्कराए, चिढ़ाते हुए। दिनह मट खुश नहीं थे। तुम किस बात पर हंस रहे हो? क्या आपको लगता है कि पूरी दुनिया आपके जितनी प्रतिभाशाली है? अब वह अकेले बैठकर काली किताबें पढ़ता है, लेकिन गणित की परीक्षा में हमेशा प्रथम आता है। अपनी थोड़ी कमजोर लिखावट को छोड़कर इस व्यक्ति में कोई कमजोरी नहीं दिखती। इसके अलावा वह अपने परिणामों के प्रति बहुत लापरवाह था। आखिरकार उसके माता पिता व्यस्त थे और भाई लू को परवाह नहीं थी कि उसे कितने अंक मिले। लू शी मिया ने अपने पैरों को पार किया। उसका दाहिना हाथ उसकी ठोड़ी को सहारा देने के लिए दरवाजे पर टिका हुआ था। बाहर गिरती बर्फ को देख रहा था, उदासीन। अंतिम परीक्षा के बाद कक्षाओं को फिर से विभाजित किया जाएगा। यदि परिणाम अच्छे नहीं हैं, तो आपको नियमित कक्षा में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। क्या आपने मासिक परीक्षा के लिए अपनी ग्रेड स्तर रैंकिंग देखी है? दिनह मट कुछ पल के लिए अवाक रह गई, क्योंकि उसे गणित की परीक्षा के आखिरी सवाल पर कोई अंक नहीं मिला था, इसलिए उसके अंक 20 पर आ गए। नियमित कक्षा में भी बहुत से छात्र थे जो कड़ी मेहनत से पढ़ाई करते थे और चयनात्मक कक्षा में प्रवेश करना चाहते थे। चयनात्मक कक्षा के छात्रों को आसानी से बाहर होने के लिए बस कुछ ग्रेड गिराने की जरूरत थी। डू मिन्हवी को यकीन नहीं हुआ। यह सच है कि मैट के मासिक परिणाम में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन यह नियमित कक्षा से बाहर होने के लिए पर्याप्त नहीं है। ल्यूक थोई मिया, मैं नहीं जानता कि मेरे दिमाग में किस तरह की बकवास है। दीनह मट। उसने अपना सिर नीचे किया, कुछ हद तक शर्मिंदा। उसे श्री ल्यूक के सामने अपनी कमियों को क्यों उजागर करना पड़ा? दो मिन्हवी ने ल्यूक थोई फोंग को देखा और भी अधिक दोषी महसूस करते हुए महसूस किया कि ल्यूक थोई मिया के शब्दों ने उसके अंधेरे दिल को भी छुरा घोंपा था।
इसलिए उसने दीनह मठ का बचाव करना बंद कर दिया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, लेकिन उन्हें जोर से नहीं कहना चाहिए। ल्यूक थोई फोंग ने अपने अभी भी भावहीन छोटे भाई को देखा, मुस्कुराया और कहा, ठीक है, चलो अब मेरी कार में स्कूल के बारे में बात नहीं करते। मैं तुम्हारा होमरूम शिक्षक नहीं हूँ। क्या आपने पहले नहीं पूछा? काली लैंड रोवर ने डिंगमी को रिहायशी इलाके के गेट तक पहुंचाया और फिर मुड़कर वहां से निकल गई। डिंगमी ने अपना हुड रखा और आगे बढ़ी। तभी अचानक पीछे से किसी ने आवाज लगाई, डिंगमी। दिनमत ने आवाज सुनी और सोचा, ओह नहीं। टिएट निन्ह उसके सामने चला गया। अपना सिर झुकाकर दूर जा चुके लैंड रोवर को देखा। तुम्हें अभी घर कौन ले गया? मैं देख रहा हूँ, यह एक लड़का है, सुंदर है। दीनमत, क्या तुम्हारा पहले से कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? नहीं, वह मेरे दोस्त का भाई है। बर्फबारी हो रही है इसलिए वह मुझे घर ले जा रहा है। दिनमत को पता था कि टिएट निन्ह यह पूछेगा, इसलिए उसने अपना सिर नीचे किया और आगे बढ़ता रहा, क्योंकि वह ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता था। वास्तव में, क्या आप एक आदमी हैं? टिएट निन्ह का स्पष्टता यह इरादा नहीं था कि वह इस मामले को ऐसे ही खत्म कर दे। दरअसल, उसने सिर्फ ड्राइवर की सीट पर ल्यूक थोई फोंग को बैठे देखा था। यात्री सीट पर कोई दूसरा आदमी बैठा हुआ था। दीनमत ने अपना सिर घुमाकर टिएट निन्ह की ओर देखा। टिएट निन्ह उसकी ओर गहरी निगाह से देख रहा था। दिनमत ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, यह एक पुरुष मित्र है, लेकिन मिस्टर ल्यूक मुझे बस थोड़ी दूर तक ले गए। कार में अन्य लोग भी हैं। टिएट निन्ह हमेशा सवाल पूछना पसंद करती थी और गपशप करना भी पसंद करती थी। उसके द्वारा पकड़े जाने पर दिनमत को बहुत गुस्सा आया। क्या ड्राइवर तुम्हारे दोस्त का भाई है? वह लड़का सुंदर है। क्या आपका दूसरा दोस्त भी सुंदर है? टिएट निन्ह ने उत्साह से पूछा। नहीं, वह इतना बदसूरत है, ऐसा लगता है जैसे वह अपने भाई की माँ से नहीं है। दिनमत ने अपना भाव बदले बिना कहा। मेरे दिल में एक छोटा आदमी नाच रहा है। बेशक वह सुंदर है, अपने भाई से कहीं ज्यादा सुंदर। क्या यह असली है या नकली? मैं इस पर विश्वास नहीं करता। इस पर विश्वास करें या नहीं? टिएट निन्ह ने धीरे से कहा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारी माँ को बता दूंगी? चिंता मत करो, मैं नहीं बताऊंगा। दिनमत एक क्षण के लिए रुकी, फिर अपने बैग का पट्टा खींचा और गति बढ़ा दी। आपने जो कहा वह ठीक है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। यह टिएट निन्ह ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, डिंगमी, मेरा इंतजार करो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। दीनमत का अंतर्ज्ञान अच्छा नहीं था, इसलिए उसने न सुनने का नाटक किया। जब वह घर पहुंचा तो चू थान और टिएट चान लिविंग रूम में बैठकर फिल्म देख रहे थे। दिनमत ने आज्ञाकारी ढंग से अभिवादन किया, माँ, चाचा। चू थान ने टिएट निन्ह को अपने साथ आते देखा और मुस्कुराई। तुम दोनों एक साथ वापस क्यों आए? ट्यू मैट, अभी स्कूल जाने का समय नहीं हुआ है। टाइनिंग के लिए शाम की स्व अध्ययन छोड़ना कोई नई बात नहीं थी और उसके लिए जल्दी चले जाना सामान्य बात थी, लेकिन डिंगमी हमेशा अनुशासित रही थी और कभी कक्षा नहीं छोड़ सकती थी। दिनमत ने अपना सिर झुकाया और अपने जूते बदले। बर्फबारी हो रही है, इसलिए गुरुजी हमें जल्दी घर जाने दें। टिएट निन्ह ने भी कहा। हाँ, हमारे शिक्षक ने भी हमें जल्दी घर जाने दिया। आज दिनमत ने नहाया और अपने बालों को हमेशा से ज्यादा गंभीरता से धोया। जब वह अपने सिर पर फोम रगड़ रहा था तो उसने टिएट निन्ह की आवाज सुनी, पिताजी, आपके बॉस किस तरह की कार चला रहे हैं? टिएट चान ने उत्तर दिया, लैंड रोवर। टिएट निन्ह, ओह। दिनमत आज लैंड रोवर में वापस आया। उसके दोस्त का भाई उसे घर ले गया। दिनमत रुक गया और अपनी आंखें नीची कर लीं। टिएट निन्ह इतना घृणित क्यों है?
तारा? दिनमत लैंड रोवर घर ले गए? हाँ, वह कार बिल्कुल तुम्हारे पिताजी की कार जैसी है। दिनमत ने बताया कि ड्राइवर उसकी सहेली का भाई था, जो उसका पुरुष मित्र था। लेकिन उसने कहा कि उसके अलावा और भी दोस्त थे। दिनमत ने अपना सिर उठाकर शीशे में देखा। शीशे में दिख रही छोटी बच्ची का सिर झाग से भरा हुआ था, जो अजीब लग रहा था। वह शॉवर के पास गई, गर्म पानी चालू किया और बीच में खड़ी हो गई। अपना शॉवर खत्म करके बाहर आने के बाद चू थान ने उससे पूछा, क्या यह सच है कि टिएट निन्ह ने कहा था कि तुम लैंड रोवर में वापस आई हो? कभी कभी दिनमत को चू थान से बहुत चिढ़ होती थी। उन्होंने टिएट चांद से विवाह किया और उनका एक और बच्चा हुआ। शायद चू थान के लिए इस परिवार की स्थिरता उसकी बेटी से अधिक महत्वपूर्ण है। कई बार वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि जू निंग अतिशयोक्ति कर रही थी, लेकिन वह अपनी बेटी पर भरोसा करने को तैयार नहीं थी। हमेशा जू परिवार के पिता और बेटे के सामने उससे सवाल करती थी, खुद को बिल्कुल निष्पक्ष व्यक्ति दिखाती थी, गरिमा का माहौल बनाती थी। डिंगमी के बाल अभी भी आंसुओं से टपक रहे थे। उसने अपना सिर नीचे किया और फुसफुसाया, हाँ, वह मिंग वेई की पड़ोसी है। मिनवी के माता पिता एक व्यावसायिक यात्रा पर थे, इसलिए कोई भी उन्हें लेने नहीं आया। वे उसके साथ बस से जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन पड़ोसी ने कहा कि उन्हें घर ले जाना सुविधाजनक होगा। चू थान ने राहत से सिर हिलाया, तो यह बात है। जल्दी करो और अपने बाल सुखा लो, कहीं सर्दी न लग जाए। दिनमत ने हाँ में जवाब दिया, पलटा और अपने कमरे में वापस चला गया। टिएट चांद ने टिएट निन्ह को देखा और कहा, ऐसा मत सोचो कि दिनमत तुम्हारे जैसा है, हमेशा सड़क के बच्चों के साथ घूमता रहता है। टिएट निन्ह ने ठंडे स्वर में कहा, हाँ, यह अच्छा है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? वह मेरी जैविक बेटी नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? टिएट चांद ने डांटा। दिनमत ने हेयर ड्रायर चालू कर दिया, लेकिन अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। टिएट निन्ह ने नहाना समाप्त कर लिया। दिनमत अभी भी होमवर्क कर रहा था। टिएट निन्ह ने आधे घंटे तक गेम खेला। दिनमत अभी भी किताब पढ़ रहा था। लगभग आधी रात हो चुकी थी और अंततः टाई निंग इसे और सहन नहीं कर सका। डिंगमी, तुम अभी तक सोई नहीं हो। दिनमत पहले तो उससे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने कहा, बाद में। लगभग 12:30 बजे दिनमत ने हॉट कंप्रेस बैग को चार्ज करने के लिए लिया। मशीन ने बीप की, लाल बत्ती बंद हो गई, बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो गई। उसने अपनी किताबें पैक करना समाप्त किया, गर्म सेंकने वाले बैग को गले लगाया और बिस्तर पर चढ़ने के लिए तैयार हो गई। टिएट निन्ह बाथरूम में गई और उसे पुकारते हुए वापस आई। डिंगमी, दिनमैट बिस्तर पर चढ़ गया और उसे नीचे देखा। टिएट निन्ह बिस्तर पर चढ़ गया, रेलिंग पकड़ ली और उससे बातचीत करने के लिए अपनी आवाज कम कर दी। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? दिनमत ने बिना सोचे जवाब दिया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। टिएट निन्ह ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैंने देखा कि आपने अंग्रेजी शब्दकोश में पैसे काटे हैं, 1000 से भी अधिक। मुझे 500 रुपए उधार दे दो। जब मेरे पापा मुझे जेब खर्च देंगे, तो मैं तुम्हें पैसे लौटा दूंगा। दिनमत चौंका, उठ बैठा और उसकी ओर देखा, तुम मेरी डिक्शनरी क्यों पलट रही हो? मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। गलती से किताब गिर गई और पैसे गिर गए, इस तरह मुझे पता चला। मैं इसे तुम्हें उधार नहीं दूंगा। अगर तुम्हें कुछ खरीदना हो तो कृपया अपने चाचा से पूछ लो। यह पहली बार नहीं था जब टिएट निन्ह ने उससे पैसे उधार लिए थे, लेकिन उसने कभी उसे पैसे वापस नहीं किए। टिएट निन्ह ने उसे कुछ और बार मीठी मीठी बातें करने की कोशिश की, लेकिन डिंगमी ने किसी भी कीमत पर उसे पैसे उधार देने से इनकार कर दिया। ऐसा लग रहा था कि जिस दिन से लू शी मियां ने उससे कहा था, अगर तुम खुश नहीं हो
तो उदारता मत दिखाओ। तब से उसने शायद ही कभी जू निंग के आगे झुकी हो। अंत में जू निंग ने गुस्से में अपना तकिया दीवार पर फेंक दिया। तुम ऐसी क्यों हो? टिएट निन्ह क्रोधित हो गया और अपने बिस्तर पर लेट गया, पूरी ताकत से बिस्तर के फ्रेम को लात मारते हुए, मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या यह पैसा मेरे पिता का पैसा नहीं है? आप खाते हैं, पहनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरे पिता ने न दी हो। डिंगमी ने अपना मुंह खोला, लेकिन कुछ नहीं कहा। हाल के वर्षों में जू जियाओ बिन की देखभाल करने के लिए झो किंग केवल घर का काम करने के लिए घर पर रहती थी। डिंगमी ने झो किंग से कभी कोई पैसा नहीं मांगा था। उसने जो भी माँ उसे देती थी, उसे खर्च कर दिया। 1000 से ज्यादा की रकम उसके चाचा ने उसे गर्मी की छुट्टियों में लेने के लिए मजबूर किया था। उसने हमेशा इसे बिना इस्तेमाल किए अपने पास रखा था। कंबल के नीचे गर्म पानी की बोतल को गले लगाते हुए दीनह मत छत को निहारती रही। अचानक उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। वह वाकई बड़ी होना चाहती थी। सच में जल्दी से बड़ी होना चाहती थी। अगले दिन दीनह मत बहुत जल्दी स्कूल आ गया। कक्षा खाली थी। दीनह मत एक कोने में बैठकर अंग्रेजी की किताब पढ़ रहा था। ल्यूक थोई मियाँ अंदर आए और एक कोने में एक छोटी सी आकृति को बैठे देखा और अचानक दंग रह गए। छोटी लड़की अपनी किताब बहुत ध्यान से पढ़ रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि किशोर पिछले दरवाजे से अंदर आया है। ल्यूक थोई मियाँ ने अपना स्कूल बैग टेबल पर फेंका। दिनह मैट चौंका और उसकी तरफ देखने के लिए मुड़ा, फिर पढ़ना जारी रखने के लिए वापस मुड़ा। इसका क्या मतलब है? ल्यूक थोई मियाँ को याद आया कि कल रात क्या हुआ था। यह सोचकर कि वह गुस्से में थी, उसने उसके बालों को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया। यह एहसास पिछली रात से बेहतर था, मुलायम और चिकने दोनों। उसने अपने बाल धोए। बस इसके बारे में सोचते हुए उसे अचानक अजीब सा महसूस हुआ। हाल ही में वह और अधिक कामचलाऊ हो गया था। वह यह भी बता सकता था कि उसने अपने बाल धोए हैं या नहीं। दीनह मत के बालों को सहलाया गया और वह उसकी ओर देखने के लिए मुड़ी। तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? हर साल सबसे ठंडे महीने में यंग मास्टर लू उसे लेने और छोड़ने के लिए अपनी कार से जाता था और वह स्कूल में जल्दी नहीं पहुंचता था। लू शी मियाँ ने कुर्सी को लात मारकर दूर कर दिया और दीवार के सहारे झुककर बैठ गया। अपनी लंबी टांगों को फैलाया, आदत के अनुसार एक पैर उसकी कुर्सी के आर्मरेस्ट पर रखा, धैर्यपूर्वक एक दुर्लभ तरीके से समझाते हुए, पिछले हफ्ते मैं किन यांग से एक गेम हार गया था, इसलिए मैंने उसकी जगह खेलने का वादा किया था। इसलिए इस हफ्ते मुझे सुबह और रात स्कूल की टीम के साथ अभ्यास करना है। दिनह मट ने सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद उसने फिर पूछा, क्या तुमने नाश्ता कर लिया है? ल्यूक थोई मियाँ ने उसकी ओर देखा। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? दीनह मैट ने सिर हिलाया, लेकिन वह दूध का डिब्बा लेकर आई थी। अगर उसने अभी तक नहीं खाया है तो वह उसे दूध का डिब्बा दे सकती है। ल्यूक थोई मियाँ ने अपनी कुर्सी हिलाई, अपने पैर पीछे खींचे, खड़ा हुआ, अपना सिर नीचे किया और उसकी ओर देखा। चलो चलो नाश्ता करते हैं। क्या आप जा रहे हैं? उसने अपनी ठोड़ी से दरवाजे की ओर इशारा किया। चल दर। दिनह मट जल्दी से उठ खड़ा हुआ, कुछ कदम चला और फिर कहकर पलटा। मैं पैसे लाना भूल गया, मेरा थोड़ा इंतजार करो। ल्यूक थोई मियाँ ने उसका हुड खींचा और उसकी पीठ दबाते हुए पूछा, तुमने कितना कमाया? चल दर। ल्यूक थोई मियाँ ने उसे जाने दिया, अपने हाथ जेबों में डाले, मुड़ा और चला गया। युवक की पीठ लंबी और पतली थी, लेकिन उसके कंधे मोटे और चौड़े थे। दिनह मट कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा, फिर उसके पीछे भागा। अरे ल्यूक थोई मियाँ। तारा, उसने थकावट से जवाब दिया।
अगर मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे तो क्या आप मुझे हमेशा खाने पर बुलाएंगे? चलो देखते हैं। उदाहरण के लिए क्या? उसकी माँ उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। दिनमत फिर मुस्कुराया, 2 गड्ढे दिखाई दिए और गायब हो गए। ल्यूक थोई मियाँ ने उसकी ओर देखा। जैसे क्या? दिनमत ने अपना सिर हिलाया। कुछ नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो चलें। 2 लोग बर्फ में से होकर चले। लू शी मियाँ ने उसे पीछे छोड़ने के लिए अपने लंबे पैरों पर भरोसा किया। डिंगमी ने भागने की हिम्मत नहीं की, फिसलने के डर से। कुछ कदम चलने के बाद भी वह पकड़ में नहीं आ सका। डिंगमी अचानक नीचे झुका, एक मुट्ठी बर्फ पकड़ी और उसे उसकी पीठ पर फेंक दिया। लू शी मियाँ ठिठक गया, पलटा और उसे घूर कर देखा। डिंगमी, क्या तुम अभी भी नाश्ता करना चाहती हो? दिनमत ने तुरंत अपना सिर झुकाया और अपनी गलती स्वीकार की। क्षमा करें, लगभग भूल ही गया था, वह पैसे नहीं लाई थी। पैसे के आगे झुकना, नवधनाढ़। उस व्यक्ति के आगे झुकना जिसे वह पसंद करती है। ल्यूक थोई मियाँ। यह साहस का कैसा क्षण था, आतंक का क्षण। ल्यूक थोई मियाँ ने हंसते हुए अपना हाथ हिलाया, जिसका मतलब था उसे माफ करना। अंतिम परीक्षाएं नजदीक आ रही थी। यहाँ तक कि तान डांग जैसा आलसी व्यक्ति भी कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने लगा। 2 महीने से ज्यादा आराम करने के बाद वह बहुत ज्यादा ज्ञान से वंचित रह गया था। उसके ग्रेड कक्षा में सबसे नीचे गिर गए थे। अगर वह कड़ी मेहनत नहीं करता तो उसे अगले सेमेस्टर में नियमित कक्षा में जाना पड़ता। जब वह और लू शी मियाँ नाश्ते के बाद वापस आए तो किन यांग वहां बैठे नए अंग्रेजी शब्द याद कर रहे थे। डू मिंग वेई ने अभी अभी कक्षा में प्रवेश किया था और वह उसका मजाक उड़ाए बिना नहीं रह सका। वाह, तुम 2 महीने से ज्यादा समय से हड़ताल पर हो, तुम अधीर होना जानते हो। टैनन डांग वास्तव में उस पर ध्यान नहीं देना चाहता था। उसने मुड़कर नए शब्दों का अध्ययन जारी रखा। 2 मिनवी ने दिनमैट और ल्यूक थोई मियाँ को एक साथ चलते हुए देखा और फिर से आश्चर्यचकित हुआ। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? नाश्ता कर लो, दिनमट ने मुस्कुराकर जवाब दिया, फिर अपनी सीट पर वापस बैठ गया। अपनी अंग्रेजी की किताब निकाली और उसे मेज पर रख दिया। 2 मिनवी ने पलकें झपकाईं। क्या हो रहा है? घंटी बजी। दीनमत ने सुबह की किताब पढ़ना शुरू किया। क्लास के दौरान 2 मिनवी ने दीनमत को खींचा और फुसफुसाया, मुझे लगता है ल्यूक थोई मियाँ तुम्हें पसंद करते हैं। क्या तुमने कभी उसे किसी लड़की के साथ नाश्ता करते देखा है? दिनमत, अभी नहीं। दरअसल कई बार ऐसा भी हुआ जब उसे भी ऐसा ही लगा, लेकिन वह बहुत सक्षम था और हर बार उसने उसके भ्रम को चकनाचूर कर दिया। दोपहर में बर्फ पिघल गई और सूरज ने पिछले दिन की उदासी को दूर कर दिया। आसमान साफ था और बादल चमकीले थे और बर्फ सफेद और विशाल थी। ली जिबिन ने पोडियम पर खड़े होकर गंभीरता से कहा, इस अंतिम परीक्षा के परिणाम इस बात से संबंधित होंगे कि आप प्रतिभाशाली वर्ग में रह सकते हैं या नहीं। परीक्षा कुछ ही दिनों में है, सभी लोग खुश हो जाएं। कुछ देर रुककर उन्होंने अपना स्वर बदलकर सहजता से कहा, यदि तुम अपनी अंतिम परीक्षाओं में अच्छा नहीं करोगे तो शीतकालीन अवकाश मजेदार नहीं रहेगा, है ना? मुझे यकीन है कि आप लोग इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। एक लड़के ने अपना हाथ उठाया, मैंने गहराई से समझ लिया है। भाग्यशाली धन आधा कम हो जाता है। एक अन्य मित्र ने पीड़ादायक स्वर में कहा, यह तो बढ़िया है। डबल टीमिंग, क्या तुम्हें डर लग रहा है? पूरी क्लास जोर से हंस पड़ी। ल्यूक थोई मियाँ ने भी अपने होठों को थोड़ा सा सिकोड़ा। टैन डोंग कांप उठा, डबल टीमिंग कर रहा था। उसके माता पिता को यह सबसे ज्यादा पसंद आया। 2 मिनवी ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया,
चुपचाप मैट की मेज पर जाइलेटोल की एक बोतल रख दी। डिंगमी ने जल्दी से इसे दराज में रखा, बोतल खोली, 2 गोलियां निकालीं और उन्हें चबाने के लिए अपने मुंह में रख लिया। पुदीने का स्वाद। लीजी बिन ने ध्यान नहीं दिया। डू मिंग वेई मेज पर लेट गई, अपना सिर घुमाया और डिंगमी को देखकर मुस्कुराई। डिंगमी ने अपने होठों को मोड़ा, मुस्कुराई भी। खिड़की के शीशे में पीछे के युवक की छाया दिखाई दे रही थी। उसकी भौहें काली थीं, उसकी आंखें शांत थीं। डिंगमी का मुंह एक ठंडी मिठास से भर गया और उसने सोचा, बहुत जल्दी बड़ा होने की कोई जरूरत नहीं है। यह भी बहुत अच्छा है। कल उसका दिल अभी भी भ्रमित और चिंतित था, बड़ा होने की जल्दी में था। आज सिर्फ एक नाश्ते, एक कैंडी की वजह से वह अब और बड़ा नहीं होना चाहती। अंतिम परीक्षा के बाद दीना मठ और 2 मिन्हवी क्रमशः 20वें और 21वें स्थान पर आए। 2 मिन्हवी ने दीना मठ से खरीदारी करने के लिए कहा, मेरे साथ अंडरवियर खरीदने चलो। मेरा अंडरवियर थोड़ा तंग है। दिनमत ने अपना सिर नीचे करके उसकी छाती को देखा, अपना मुंह खोला और कहा, मेरा अंडरवियर टाइट क्यों नहीं लग रहा है? 2 मिन्हवी जोर से हंसे। क्या तुमने अभी तक दूध पिया है? क्या दूध पीना सचमुच कारगर है? दिनमत को संदेह हुआ। वह पूरे 1 सेमेस्टर से शराब पी रही थी, लेकिन वह बड़ी नहीं हुई थी। 2 मिन्हवी भी उसके बारे में चिंतित थे। तुम्हें बहुत सारा पपीता और सुअर के पैर भी खाने चाहिए। उसने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ अपनी आवाज कम कर ली। मैंने सुना है कि सभी लड़कों को बड़े स्तन पसंद होते हैं, इसलिए तुम्हें ज्यादा प्रयास करना होगा। दिनमत, कोशिश करने से क्या फायदा? किताब में लिखा है कि एक और तरीका है। 2 मिन्हवी अचानक शर्मा गई, उसकी आवाज और भी धीमी हो गई। बॉयफ्रेंड होने से आपके स्तन बड़े हो जाएंगे। दिनमत की आंखें चौड़ी हो गईं। बॉयफ्रेंड का भी होता है ये उपयोग। 2 मिन्हवी को लगा कि वह समझ नहीं पाई, इसलिए उसने एक और वाक्य बुदबुदाया, बहुत मालिश करने से यह बड़ा हो सकता है। दिनमत, ओह! दोनों छोटी लड़कियों के चेहरे लाल थे और वे कुछ और कहने में बहुत शर्मिंदा थी। थोड़ी देर बाद दिनमत ने पूछा, सच में? 2 मिन्हवी ने सिर हिलाया। वास्तव में उपन्यास ऐसा कहता है। ओह! वे दोनों फिर से शर्मा गए। दिनमैट और 2 मिन्हवी ने एक अपॉइंटमेंट लिया, दोपहर को शॉपिंग पर जाना और दोपहर में ल्यूक थोई मियाँ के घर खेलना। 2 मिन्हवी अपनी पलकें कर्ल कर रही थी और लिपस्टिक लगा रही थी। दिनमैट अपने बिस्तर पर बैठी देख रही थी। उस साल को याद करते हुए जब वे पहली बार मिडिल स्कूल में दाखिल हुए थे। 2 मिन्हवी ने शेखी बघारी की एक नया अमीर परिवार उसके घर के बगल में रहने आया है। उस समय दिनमत ने पूछा, क्या वह परिवार सोने की लटकती हुई चेन पहनता है? 2 मिन्हवी ने कहा, नहीं। फिर प्रसन्नतापूर्वक कहा, लेकिन उस परिवार के 2 बेटे बहुत सुंदर हैं। वे बिल्कुल भी नवधनाढ़ियों के बच्चों जैसे नहीं दिखते। दिनमत ने अपने पैर हिलाते हुए कहा, मिन्हवी, ऐसा लगता है कि मिस्टर ल्यूक आज घर पर नहीं है, तो आपको अपने मेकअप में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 2 मिन्हवी, नहीं, वह दोपहर में वापस आ जाएगा। आपको कैसे मालूम? मैं जांच कर सकता हूँ। है। 2 मिन्हवी ने अपना मेकअप पूरा किया, पीछे मुड़ी, अविश्वसनीय रूप से युवा और सुंदर दिख रही थी। चलो चलें। दिनमत ने उसका हाथ खींचा। तू खिएन आज कोई और हॉरर फिल्म नहीं लाएगी, है ना? 2 मिन्हवी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। अगले दरवाजे पर जाकर ल्यूक थोई मियाँ ने दोनों लड़कियों के लिए दरवाजा खोला, फिर से अपना स्कूल बैग लेकर आ रही दिनमैट की ओर देखा और जोर से हंस पड़े। क्या तुम फिर से होमवर्क करने के लिए मेरे घर आने की योजना बना रही हो? दिनमत ने सिर हिलाया। अगर आप लोग डरावनी फिल्में देखेंगे
तो मैं बैठकर होमवर्क करूंगा। यह सबसे अच्छा है कि आप मेरे साथ बैठकर काम करें। ल्यूक थोई मियाँ ने कहा, आज कोई डरावनी फिल्म नहीं, चलो हॉट पॉट खाते हैं। हाँ? तान डोंग ने चिल्लाकर कहा, मैं यहाँ गरम मसाले लाया हूँ। आज गरम बर्तन। फोंग जल्द ही वापस आ जाएगा। दो मिन्हवी का चेहरा चमक उठा। उन्होंने पलकें झपकाईं। यह अच्छी बात है। मुझे हॉट पॉट सबसे ज्यादा पसंद है। तू खियन सोफे से उठ खड़ा हुआ। बहुत बढ़िया, मुझे सब्जियां धोने दो। दो मिन्हवी ने झल्लाकर कहा, क्यों? आप बहुत खाते हो। तू खियन, तुम इतने घृणित क्यों हो? दिनमत ने शोर से बचते हुए उसे खींच लिया। ल्यूक थोई मियाँ ने तू खियन की ओर देखा। तुम एक लड़की से किस लिए बहस कर रहे हो? तू खियन ने घुटते हुए अपना मुंह बंद कर लिया। 6 बजे ल्यूक थोई फोंग घर लौट आया, लेकिन वह अकेला नहीं था। जब ल्यूक थोई फोंग एक सुंदर आकृति और सुंदर चेहरे वाली लड़की को अंदर ले गया, तो डू मिन्हवी और दिनमत दोनों दंग रह गए। डू मिन्हवी का गुप्त प्रेम मिट्टी में दबे बीज की तरह था, जो वसंत का इंतजार नहीं कर रहा था। अंकुरित होने का समय नहीं था। यह सर्दियों की ठंड में बर्फ और बर्फ में दफन हो गया था। पुस्तक एक अध्याय 9 अनुवादक होई डुओंग पड़ोसी लड़के पर किसका क्रश नहीं रहा है? अगर वह वास्तव में नहीं गया है, तो शायद यह इसलिए है क्योंकि बगल वाला लड़का उतना सुंदर नहीं है। डू मिंगवेई सर्दियों की छुट्टियों के दौरान लगभग उदास थी, और वह अब लू शी मियाँ के घर जाने को तैयार नहीं थी। लेकिन डिंग मी अकेले नहीं जा सकती थी। कभी-कभी जब वह डू मिंगवेई के घर आती थी, तो वह लू परिवार के दरवाजे के सामने कुछ मिनटों के लिए झिझकती थी, लेकिन अंत में उसके पास अभी भी दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं थी। दोनों छोटी लड़कियों की अपनी अपनी चिंताएं थीं, इसलिए वे एक साथ रहीं और टेट तक सहती रहीं। दीनमार्ट को टेट सबसे ज्यादा नापसंद था, क्योंकि टिएट परिवार को रिश्तेदारों से मिलने जाना था, इसलिए ज्यादातर समय वह अपने कमरे में अकेली रहती थी। टिएट चान और चू थान कुछ दिनों के लिए श्रीमती टिएट के घर चले गए, उन्हें घर पर अकेला छोड़ दिया। चू थान ने उन सालों की तरह उनसे फिर भी पूछा, जियाओमी, क्या तुम वाकई पूरे परिवार के साथ नहीं जा रही हो? दिनमी ने अपना सिर हिलाया। सब चले जाओ, मैं घर पर अकेली रह सकती हूँ। टिएट निन्ह ने आग्रह किया, चलो जल्दी चलते हैं। यदि आप नहीं जाएंगे, तो मैं वापस नहीं आऊंगा। झो किंग ने जू जियाओबिन, जू जेन और जू निंग को उपहार ले जाते हुए उठाया। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, जिससे घर में केवल डिंगमी अकेली रह गई। डिंगमी ने दोपहर भर फिल्में देखीं, शाम को जल्दी नहाया, जल्दी खाना खाया, 3 घंटे और पढ़ाई की और फिर बिस्तर पर चली गई। यह स्थिति 3 दिनों तक दोहराई गई। अंत में डुमिंगवेई ने अपनी जीवंतता वापस पा ली और उसे बुलाया, मीमी, बाहर जाना है। तू खियन ने मुझे फोन करके टैन डांग, ल्यूक थोई मियाँ और कुछ अन्य लोगों के साथ गाने के लिए आमंत्रित किया। दो मिन्हवी ने उसे सक्रिय रूप से आमंत्रित किए हुए काफी समय हो गया था। दीनमत निश्चित रूप से बहुत उत्साहित थी। ठीक है, मैं तुरंत आ जाऊंगी। दीनमत के पास बहुत सारे कपड़े नहीं थे, इसलिए उसने पहनने के लिए अपनी अलमारी में से सबसे सुंदर सेट चुना। जब उसने शीशे में देखा और पाया कि उसके बाल उसकी आंखों में आ रहे हैं, तो उसने कैंची ली और कुछ ही वार में उन्हें काट दिया। दिनमत अक्सर ऐसा करता था, सिवाय पहले कुछ मौकों के जब यह बहुत अच्छा नहीं लगा। उसके बाद यह और भी सुविधाजनक हो गया। कराओके रूम में तान डांग और तू खियन कुछ अन्य दोस्तों के साथ ताश खेलने के लिए इकट्ठा हुए थे। डू मिंग वेई गा रही थी। जब उसने उसे आते देखा, तो उसने माइक नीचे रख दिया। मैं अब और नहीं गाऊंगी, मैं बहुत थक गई हूँ। डिंगमी ने इधर उधर देखा। क्या उसने नहीं कहा कि लू शी मियाँ भी आ रही थी? किन यांग ने अचानक पुकारा, डिंगमी,
क्या तुम ताश खेलना चाहती हो? डिंगमी ने अपना सिर हिलाया। नहीं, वह हर बार ताश खेलती थी और हार जाती थी। डू मिंगवेई सोफे पर भागकर बैठ गया। डिंगमी भी उसके पीछे पीछे चली गई। जैसे ही वह डू मिंगवेई से पूछने वाली थी, लू शिमिया ने दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। डिंगमी ने उसे देखकर मुस्कुराया। उसके गालों पर बने डिंपल मीठे से दिखाई दे रहे थे। लू शिमिया ने उसके बालों को देखा, अपने होठों को कर्ल किया, उसके बगल में बैठ गया और अपनी टांगे क्रॉस करके बैठ गया। तू कियान ने अपना सिर घुमाया, डू मिंगवेई को देखा, फिर लू शिमिया से पूछा, आह मियां, क्या तुम अब और नहीं खेलोगे? लू शिमिया ने लगातार 10 गेम जीते और रुचि खो दी। तुम लोग खेलो। तू कियान ने फिर से डू मिंगवेई को देखा। डू मिंगवेई, क्या तुम ताश खेलना चाहते हो? डू मिंगवेई ने मना कर दिया। नहीं। तू कियान ने एक पल सोचा, फिर कहा, अगर मैं हार गया तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। हारने वाले को एक गिलास बियर पीनी थी। पहले अगर वे ताश खेलते समय हार जाते थे तो उन्हें पानी पीना पड़ता था, लेकिन लू शिफेंग ने उन्हें बियर और शराब पीने के लिए मजबूर कर दिया। हाल ही में डू मिंगवेई तुकियान के कठोर शब्दों से बहुत परेशान हो गए थे और उनके लिए आज जितना अच्छा होना दुर्लभ था। उसने नजर डाली और अचानक मुस्कुराई। ठीक है, अगर मैं हार जाता हूँ तो तुम इसे स्वीकार करो। तुकियान की पीठ ठंडी लग रही थी। जानबूझकर मत हारो। बिल्कुल नहीं। चिंता मत करो। चिंता मत करो मेरे गधे। दीन मैट थोड़ा ल्यूक थोई मियाँ की तरफ बढ़ा। तुम नहीं खेल रहे हो? मैं खेल रहा हूँ। ल्यूक थोई मियाँ ने बियर की बोतल पकड़ी, ढक्कन खोला और तुखियन की ओर देखा। आज की सभा का आयोजन तुखियन ने किया था। दिनमत ने सोचा कि ल्यूक थोई मियाँ शराब पीने जा रहे हैं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने उन्हें यह कहते हुए सुना, मेरे लिए एक कप लाओ। उसने एक कप लिया। सारा, हाँ? इतना क्यों लेना? वह आश्चर्यचकित थी। ल्यूक थोई मियाँ ने एक कप भरा, धीरे से मुस्कुराया और इत्मीनान से उसकी ओर देखा। तुम्हें बाद में पता चलेगा। दीन मैट ने संदेह से सभी कप गले लगाए और उसे दे दिए। ल्यूक थोई मियाँ ने इत्मीनान से प्रत्येक कप भरा। दूसरी तरफ डू मिंगवेई ने एक गेम खो दिया। जू कियान ने एक शब्द भी नहीं कहा, पलटा और बियर उठाई और सीधे पी गया। डिंगमी समझ गई, यह बियर उनके लिए तैयार की गई थी, या अधिक सटीक रूप से यह बियर जू कियान के लिए तैयार की गई थी, क्योंकि बाद में यह लगभग ऐसा था जैसे कि जू कियान अकेले हार गया। उसने तब तक पिया जब तक कि वह उल्टी करने वाला नहीं हो गया। अंत में किन यांग इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने कार्ड फेंक दिया। डू मिंगवेई, क्या तुम जानबूझकर हार गए? भले ही वह जीतना चाहता था, उसे गरिमा के साथ जीतना था। जू कियान हंसा। किन यांग को मेज के नीचे लात मारी। उसने जानबूझकर ऐसा किया या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। किन यांग, भाड़ में जाओ। मेरी दयालुता को भेड़िए के दिल के समान माना जाता है न? डिंगमी ने डू मिंगवेई की आस्तीन खींची। वेई वेई, इसे बंद करो। किसी ने सलाह भी दी, यह सही है, अगर तुम और अधिक पीते हो तो तुम नशे में हो जाओगे। डू मिंगवेई के पास कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। जू कियान ने फिर से अपना बियर का गिलास उठाया। डू मिंगवेई ने तुरंत इसे छीन लिया, कार्ड फेंक दिए। मैं अब और नहीं खेलूंगा। किन यांग उसकी ओर ध्यान देने के लिए बहुत आलसी था। चलो खेलना जारी रखते हैं। जू कियान को थोड़ा चक्कर आ रहा था और अब उसे खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। केवल किन यांग और कुछ अन्य दोस्त खेलना जारी रखते थे। डिंगमी ने जू कियान को लंबे समय तक देखा। अचानक उसे संदेह हुआ। उसने लू शिमिया को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। वह आलस से सोफे पर अपने पैरों को मोड़े हुए
सिर झुकाए अपने फोन पर गेम खेल रहा था, जैसे कि उसका उससे कोई लेना देना नहीं था, जैसे कि वह सब कुछ जानता हो। लू शिमिया ने उसकी निगाह को महसूस किया और नजर घुमाई। युवक की आंखें शांत और स्पष्ट थीं। किसी कारण से डिंगमी को अचानक असहायता का एहसास हुआ, जैसे कि उसके विचारों को देखा जा रहा था, और उसने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और दूर हो गई। लू शिमिया ने उसे पुकारा, डिंगमी। हाँ, उसे स्तब्ध देखकर लू शिमिया हंसे, तुमने अपने बैंग्स ऐसे काटे हैं। ठीक है, तुम सुंदर हो। डिंगमी ने हाथ बढ़ाया और उसके माथे के सामने बिखरे बालों को खींचा। क्या यह थोड़ा सा छोटा नहीं है? उसने उसे खींचा और सहलाया, ताकि वह थोड़ा लंबा हो जाए, कम से कम उसके माथे को तो ढक सके। ल्यूक थोई मियाँ ने आलस से कहा, इसे सहलाना बंद करो। अगर तुम इसे सहलाओगे तो भी यह लंबा नहीं होगा। कितना कष्टप्रद। वे बहुत देर तक नहीं खेलते थे। वे 9 बजे के बाद बंद हो जाते थे। तू खियन ने खूब शराब पी, तान डांग के कंधे पर हाथ रखा और उसके साथ चल दिया। दीना मट और 2 मिन्हवी सबसे पीछे चल रहे थे और बेसुध होकर बातें कर रहे थे। मूल रूप से डुमिंग वेई डिंगमी को अपने घर आमंत्रित करना चाहती थी, लेकिन साल खत्म हो रहा था और नया साल आ रहा था, और घर में अभी भी वयस्क थे, इसलिए डिंगमी नहीं जाना चाहती थी। अगली बार चलते हैं। अगर मैं नए साल के दौरान तुम्हारे घर पर रहूं तो यह अजीब होगा। डुमिंग वेई ने मुंह बनाया। ठीक है। डिंगमी एक पल के लिए झिझकी और अपनी आस्तीन खींची। वीवी, क्या तुम ठीक हो? हम्फ, जब से लू भाई अगले घर में रहने आए हैं, तब से मुझे पता था कि वे दोनों एक आपदा हैं। मुझे बस उम्मीद नहीं थी कि वे हम बहनों के लिए आपदा लाएंगे। 2 मिन्हवी ने इस बारे में सोचा और खेद व्यक्त किया। आप अपनी पूरी कोशिश करें, मैं शायद आपकी भाभी नहीं बन सकती। दिनहमट। लू थोई मियाँ और मैं अभी तक दोस्त नहीं बने हैं। हम अभी भी सिर्फ सहपाठी हैं, ज्यादा से ज्यादा अच्छे दोस्त। 2 मिन्हवी ने जवाब दिया। हो सकता है कि लू थोई मियाँ आपके साथ होने का दिखावा कर रही हो। क्या आपने कभी उसे किसी लड़की के इस तरह करीब देखा है? सिवाय तुम्हारे। और तुम भी। डिंगमी ने अवचेतन रूप से जवाब दिया। तुरंत ही डुमिंग वेई ने घूरकर कहा, मैं गिनती में नहीं आता। डिंगमी, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं गिनता। वास्तव में वह डुमिंग वेई से ज्यादा भाग्यशाली थी। अगर लू शी मियाँ अचानक किसी लड़की के गले में हाथ डालकर उसके सामने आ जाता, तो वह शायद पागल हो जाती। दरवाजे पर डुमिंग वेई ने सामने खड़े युवक को आवाज लगाई, लू शी मियाँ। बहुत देर हो चुकी है, मी को घर ले जाओ। डिंगमी ने कहा, तुम्हारा क्या हुआ? उसने शुरू में सोचा था कि लू शी मियाँ डुमिंग वेई के साथ घर चले जाएंगे। आखिरकार वे पड़ोसी थे। मेरे पिताजी मुझे लेने आए थे। डुमिंग वेई ने सड़क के किनारे की ओर इशारा किया। वहां डिंगमी के जवाब का इंतजार किए बिना वह भाग गई। मैं जा रही हूँ। अलविदा। डिंगमी वहीं खड़ी रही। उसने भी अलविदा कहा, फिर अपने बगल में खड़े युवक को देखने के लिए अपना सिर उठाया। चलो चलें। युवक ने अपना हाथ जेब से निकाला, उसकी गर्दन थपथपाई और आगे चल दिया। उसकी पीठ मुक्त और इत्मीनान से थी। डिंगमी अभी भी स्थिर खड़ी थी, अचानक बहुत खुश महसूस कर रही थी। पिछले कुछ दिनों की सारी उदासी हवा में गायब हो गई। मुस्कुराते हुए वह उसका पीछा कर रही थी। कैब बुलाओ? या फिर क्या आप मेट्रो में घुसना चाहते हैं? मेट्रो लेने के लिए युवा मास्टर को परेशान करने की मेरी हिम्मत कैसे हुई? ल्यूक थोई मियाँ उसे इमारत के नीचे ले गए, ऊपर देखा और पूछा, आप किस मंजिल पर हैं? 6ठी मंजिल पर। 6ठी मंजिल पर अंधेरा था। लू शी मियाँ ने लड़की के बहते बालों को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। उसकी आंखें गहरी और गहरी थी।
क्या आपके घर में कोई नहीं है? डिंगमी ने अपना सिर अपने दुपट्टे में छिपा लिया, बुदबुदाया, मैं अब 3 दिनों से घर पर अकेली हूँ। मेरी माँ अगले 2 दिनों तक वापस नहीं आएगी। लू शिमिया ने सीढ़ियों की ओर देखा, अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाया और आगे की ओर इशारा किया। मैं तुम्हें ऊपर ले चलूंगा। डिंगमी कहना चाहता था कि कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लू शिमिया पहले ही आगे चलने के लिए अपने पैर उठा चुके थे, इसलिए वह जल्दी से पीछे हो गई। ठंडी हवा ठंडी थी, त्वचा और मांस को चीर रही थी। 2 आकृतियां, एक लंबी और एक छोटी, साथ साथ चल रही थी, मानो वे हमेशा के लिए बहुत दूर जाना चाहती हों। डिंगमी ने अनुपस्थित भाव से 2 लंबी परछाइयों को देखा। खंड 1 अध्याय 10। ल्यूक थोई मियाँ कभी भी बहुत जिज्ञासु व्यक्ति नहीं रहे हैं, नहीं उन्हें अन्य लोगों के व्यवसाय के बारे में बहुत अधिक पूछना पसंद है। दिनमट घर में चला गया और लाइट जला दी। युवा लड़की के रेशमी बालों पर नरम सफेद रोशनी चमक रही थी। उसके छोटे छोटे बाल बहुत ही मूर्खतापूर्ण थे, लेकिन अजीब बात यह है कि वह एक पिल्ला जैसी दिख रही थी। इसके अलावा वह एक पिल्ला थी जो दुलार और प्यार पाने के लिए तरस रही थी। लू शिमिया ने अपना सिर हिलाया, अस्वाभाविक रूप से अपनी भौहों को रगड़ने के लिए अपना हाथ उठाया, पूछा, क्या तुम घर पर अकेले ठीक हो? डिंगमी पहले पूछना चाहती थी कि क्या वह अंदर आकर थोड़ी देर बैठना चाहता है, लेकिन घड़ी को देखते हुए उसने देखा कि थोड़ी देर हो चुकी थी, इसलिए उसने हिम्मत नहीं की। नहीं, वह ऐसा करना चाहती थी, इसलिए नहीं कि वह एक लड़का था, बल्कि इसलिए कि यह उसका घर नहीं था। यह ठीक है, मैं मिडिल स्कूल से ही ऐसी ही हूँ। दिनमाट खिलखिलाकर मुस्कुराई, और चूंकि उसके गालों पर गड्ढे थे, इसलिए उसकी मुस्कान हमेशा मीठी रहती थी। डू मिंग वेई के अनुसार वह कभी भी उसके जैसी मीठी मुस्कान वाली लड़की से नहीं मिली थी, एक ऐसी मुस्कान जो शरद ऋतु के दुख को दूर कर सकती थी। लू शिमिया के होठों का कोना थोड़ा तनावग्रस्त हो गया। उसने उसके बालों को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर शांति से अपने हाथों को अपनी जेबों में डाला। जल्दी से मुड़ा, मैं जा रहा हूँ, अगर कुछ हो तो मुझे बुलाओ। डिंगमी ने अपना सिर रगड़ा, दरवाजे से बाहर देखा कि युवक कुछ कदम नीचे चला गया था। जल्दी से उसे वापस बुलाया। लू शिमिया। युवक सीढ़ियों के नीचे खड़ा था, उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया। क्या कुछ और है? उसने अपना सिर हिलाया, फिर से मुस्कुराई, कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। मूर्ख। युवक हंसा, फिर गंभीरता से निर्देश दिया, दरवाजा सावधानी से बंद करो। वह बहुत तेजी से चला और एक पल में वह पहले ही नजरों से ओझल हो गया। दिनमत ने अपने होठों को दबाया और मुस्कुराई, ध्यान से दरवाजा बंद किया। दरवाजे से टिक गई, चुपचाप आज को याद करती रही। आज की रात सर्दियों की छुट्टियों के बाद से उसकी सबसे खुशनुमा रात थी। जैसे ही टिएत निन्ह सीढ़ियों पर पहुंची, उसकी दृष्टि अचानक से धुंधली हो गई। उसने अनजाने में अपना सिर उठाया और उसके सामने वाला व्यक्ति तेजी से आगे निकल गया। एक्स्यूई निंग स्तब्ध था और जल्दी से अपना सिर घुमाया। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खोला गया। एक्स्यूई निंग दरवाजे के बाहर खड़ा था, उसे घूरते हुए, आप दरवाजे के ठीक पीछे क्या कर रहे हैं? उस युवक के बारे में सोचते हुए जिसे उसने कुछ समय के लिए देखा था, उसने अपनी आंखें दी और डिंग एमआई को पूछताछ करते हुए देखा। आप बस वापस आ गए? वह उसे सच कैसे बता सकती थी? नहीं, मैं कुछ नूडल्स खरीदने के लिए नीचे जा रही थी, लेकिन मैं अब और नहीं जाना चाहती थी। जू निंग ने उसे अविश्वास में देखा और डिंगमी पहले ही अपने कमरे में लौट चुकी थी। थोड़ी देर बाद जू निंग भी अंदर आई, अपना बैग नीचे फेंका, कपड़े बदलने के लिए अलमारी में टटोला
और मेकअप करने के लिए आईने के सामने बैठ गई। डिंगमी ने उसकी ओर देखा, फिर नहाने चली गई। अपना चेहरा धोते समय आईने में छोटी लड़की को देखते हुए डिंगमी को भी लगा कि यह फ्रिंज थोड़ा मूर्खतापूर्ण था। उसने अपने हाथ से इसे नीचे धकेलते हुए खुद से सोचा, कृपया इसे मेरे लिए जल्दी से बढ़ा दो। जब डिंगमी ने स्नान करना समाप्त किया और बाहर आई, तो जू निंग अपने जूते बदल रही थी। दिनहमत ने कभी भी अपने व्यवसाय की परवाह नहीं की। शिकायत दर्ज कराना तो दूर की बात थी। हालांकि पिछली बार पैसे उधार लेने की वजह से वे दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे और उनके रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण रहे थे। इसलिए जू निंग के पास पहले उससे पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जू जेन जू निंग को नियंत्रित नहीं कर सकती थी, तो डिंगमी उसे कैसे नियंत्रित कर सकती थी? उसने तुम्हारे ऊपर शब्दों को पीछे छोड़ दिया और अपने कमरे में वापस चली गई। 11वीं कक्षा के दूसरे सेमेस्टर की शुरुआत में जू कियान नियमित कक्षा से प्रतिभाशाली कक्षा में स्थानांतरित हो गया। जू कियान को मूल रूप से उसकी उत्कृष्ट एथलेटिक क्षमताओं के कारण स्कूल में भर्ती किया गया था। मिडिल स्कूल में उसने अपना अधिकांश समय अभ्यास में बिताया। हाई स्कूल में प्रवेश करने के बाद वह स्कूल की टीम में शामिल हो गया और उसके ग्रेड ऊपर नीचे होते रहे। किसने सोचा होगा कि इस बार वह अचानक प्रतिभाशाली वर्ग में घुस जाएगा? इस बारे में डिंगमी और डू मिंगवेई दोनों बेहद हैरान थे, खासकर डू मिंगवेई। जू कियान, तुमने धोखा नहीं दिया, है ना? जू कियान ने सीधे उसके सिर पर तमाचा मारा। धोखा दे रही हो? मैं सीखना चाहता हूँ। तुम बस हर सेकंड और हर मिनट ऊपर देखो और देखो। दो मिन्हवी ने अपना सिर उठाया और उसे घूरते हुए ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अब तुम नीचे से दूसरे नंबर पर हो और मैं कक्षा में 20वें नंबर पर हूँ। कौन किसका अनुसरण करेगा? धिक्कार है। तू खियन ने निराश होकर अपना सिर खुजलाते हुए शाप दिया। आप में और दो मिन्हवी में क्या अंतर है? जब भी आप मिलते हैं, बहस करते हैं। क्या आप खुशी से बात नहीं कर सकते? मुझे नहीं पता कि उसने चयनात्मक कक्षा में प्रवेश पाने के लिए इतनी मेहनत क्यों की। अभी तो नए सेमेस्टर की शुरुआत ही हुई है और सीटें अभी भी वैकल्पिक हैं। डिंगमी और डू मिंगवेई समूह 4 के नीचे से दूसरी मेज पर बैठे थे। उनके पीछे लू शिमिया और किन यांग थे। डू मिंगवेई के दाईं ओर जू कियान था। डिंगमी ने अपनी कुर्सी के पैर पर आराम करने वाले नीले स्नीकर्स को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। उसने अपने पैर की नोक पर बहुत हल्के से कदम रखा, लेकिन जूता जरा भी नहीं हिला, यहाँ तक कि उसने उसकी कुर्सी को भी हिला दिया, मानो वह उसे जवाब दे रही हो। डिंगमी ने अपने होठों को सिकोड़ा, अपना सिर घुमाया, उसे एक किताब पढ़ते हुए देखा और पूछा, तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो? लू शिमिया मुस्कुराए, भले ही मैंने तुम्हें बताया हो, तुम नहीं समझोगे। कौन जानता है? दिनहमत ने इधर उधर देखा, लेकिन एक हाथ ने उसका सिर पकड़ लिया और उसे पीछे धकेल दिया। सिर्फ देखने से कोई नहीं मरेगा, डिंगमिट ने बुदबुदाया। लू शिमिया ने किताब बंद की, उसे उसके सामने फेंक दिया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यह लो, इसे पढ़ो, मुझे देखने दो कि क्या तुम कुछ समझती हो। डिंगमिट आगे झुकी, उसने पुस्तक का शीर्षक स्पष्ट रूप से देखा, धोखे की कला। धोखे की कला, केविन मिटनिक द्वारा गैर तकनीकी हमलों पर एक किताब, 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध हैकरों में से एक। लू की एक और किताब। डिंगमिट जिज्ञासु थी, क्या आपको इसमें बहुत दिलचस्पी है? युवा लड़की के दिल में अटकलें लगने लगीं। क्या ऐसा हो सकता है कि जब वह बड़ी हो जाए तो वह एक हैकर बनना चाहती हो? लू शिमिया ने किताब को दराज में फेंक दिया, कलम पलटा और उदासीनता से उत्तर दिया, सामान्य तौर पर जब मैं ऊब जाती हूँ तो बस मनोरंजन के लिए पढ़ती हूँ। उसने घर की अधिकांश किताबें पढ़ ली हैं। लू शिफेंग ने इस विधा की बहुत सारी किताबें खरीदीं।
उसने एक किताब पढ़ी और उसे लगा कि यह दिलचस्प है, इसलिए उसने एक के बाद एक किताबें पढ़ना जारी रखा। कभी-कभी जब उसके पास कुछ नहीं होता, तो वह कंप्यूटर पर बैठकर कुछ देर काम करता। एक बार उसने लू शिफेंग के ईमेल पासवर्ड को क्रैक कर लिया। आश्चर्यचकित होने के बाद लू शिफेंग ने उसे कुछ तरकीबें सिखाईं। लू शिफेंग वास्तव में कोई साधारण बड़ा भाई नहीं था। कभी-कभी लू शिमियन अभी भी उसके द्वारा मूर्ख बनाए जाने से बच नहीं पाता था। केवल वह उम्मीद नहीं करता था कि एक दिन वह स्कूल नेटवर्क को हैक करने के लिए उन्हीं तकनीकों का उपयोग करेगा। एलवाए और उसके सिर पर चकित हो गया, मेरे जैसे ही टेबल पर बैठना चाहते हैं। यह युवा महिला किसी को मारने की योजना नहीं बना रही है, क्या वह है? मूर्ख, क्या आप नहीं समझ सकते कि इन दोनों का क्या मतलब है? क्या तुम थोड़ी और समझदार हो सकती हो? टैनन डोंग को हमेशा लगता था कि लड़कियां परेशान करने वाली और समझने में कठिन होती हैं। महिला छात्रों में केवल डू मिंग वेई और डिंग मी ही उसके थोड़े करीब थीं, और ऐसा लू शी मिया के साथ उनके रिश्ते की वजह से था। यह लड़का एक खास तरह का व्यक्ति था जिसे भाइयों की जरूरत थी, लेकिन सुंदरियों की नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो वह दिमागहीन था। मैंने केवल यह देखा कि डिंग मी लू शी मिया को पसंद करती है। डू मिंग वेई ने अपनी आंखें घुमाईं। तुम्हें यह पता था और फिर भी तुमने इसके लिए लड़ाई लड़ी। किन यांग ने अपना सिर खुजलाया। मैं बस आखिरी टेबल पर बैठना चाहता हूँ। तुम लू शी मिया की पसंद में खलल डाल रही हो। क्या लू शी मिया कोई ऐसी हैं जिन्हें मैं परेशान कर सकता हूँ? डू मिंग वेई ने खुद से सोचा, यह सच था। डिंग मी ने एक पल के लिए दालान के बाहर देखने के लिए अपना सिर घुमाया, फिर लू शी मिया को देखने के लिए पीछे मुड़ी। दयनीय लग रही थी। क्या यह ठीक है? लू शी मिया ने अपने पैरों को पीछे खींच लिया, थोड़ा और आगे झुक गया। उसकी स्पष्ट आंखें उस पर पड़ी, जो पलकें पहले से ही तेज थी, वे अब गहरी और शांत हो गई हैं। तुम मेरे साथ एक ही टेबल पर क्यों बैठना चाहते हो? मैं उसके द्वारा ध्यान से घूरे जाने पर दीनहमत का दिल मानो उसके सीने से बाहर निकल जाएगा। जल्दी से बताओ, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लानत है। डिंगमी का चेहरा लाल हो गया। वह कुछ देर के लिए हकलाती रही और आखिरकार किसी तरह एक वाक्य बोल पाई, मैं तुम्हारे साथ कड़ी मेहनत से पढ़ाई करना चाहती हूँ। लू शी मिया हंसी, थोड़ी देर के लिए उसके बालों को उलझाया, फिर उसे वापस उसकी मूल जगह पर धकेल दिया, दीवार से टिका दिया और आलस से कहा, अच्छा रहो, अपनी सीट पर वापस जाओ और कड़ी मेहनत से पढ़ाई करो। डिंग मी दंग रह गई। डू मिंग वेई ने पलटकर उसके कंधे को थपथपाया। तुम किस बात पर अचंभित हो रही हो? डिंग मी को होश आया। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। अब दंग रहने की बारी डू मिंग वेई की थी। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा चेहरा बहुत लाल है। लू शी मिया ने नजर घुमाई। उनकी भौहें थोड़ी ऊपर उठीं। यह वास्तव में लाल था। डिंग मी ने पलटकर देखा। लू शी मिया की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई और बुदबुदाई, कुछ नहीं। उसका दिमाग अभी उस आलसी अच्छे लड़के से भरा हुआ था, इस हद तक कि उसका दिमाग पहले पीरियड के दौरान कुछ भी नहीं सोच पाया। दोपहर की क्लास मीटिंग के दौरान ली जी बिन अभी भी वही था, सीटें आवंटित करने के लिए लॉटरी निकालें। लू शी मिया, तुम गणित में सबसे ज्यादा अंक लाने वाले हो, तुम पहले अपना डेस्कमेट चुनो। किन यांग ने अपनी पूंछ को गर्व से उठाया। उसे यकीन था कि लू शी मिया लोगों को नहीं बदलेंगे। चलो लॉटरी निकालते हैं, लू शी मिया ने कहा। किन यांग निराश था। क्या? डिंग मी भी बेवकूफ था। उसका मतलब था कि जो भी किन यांग की सीट पाएगा उसे उसके साथ बैठने को मिलेगा। ली जी बिन हंसा, मेज पर दस्तक दी। पूरी कक्षा, जाओ लॉटरी निकालो। किन यांग ने लू शी मिया को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। बिल्कुल नहीं, भाई,
आपको वास्तव में अब मेरे साथ बैठने की जरूरत नहीं है। लू शी मियाँ ने अपनी कुर्सी पर लात मारी और उदासीनता से कहा, तुम क्या कर रहे हो? जाओ लॉटरी निकालो। पास। सच में, तान डोंग खड़ा हो गया, थोड़ा नाराज नहीं हुआ। तू खियन भी खड़ा हो गया। उसने उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा। बकवास बंद करो, लॉटरी निकालो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ बैठते हो। डू मिंग वेई ने भी डिंग एमआई को बहुत कुछ खींचने के लिए खींच लिया। जल्दी करो, 40 मौका है। जो जानता है कि आप सही एक को चुन सकते हैं, उनमें से मुड़ गया और छोड़ दिया। मैंने उसका सिर घुमाया, इससे पहले कि डिंग एमआई देखने के लिए अपना टिकट खोल सकता था। डू मिंग वेई ने उसे दूर कर दिया और एक को उसके हाथ में भर दिया। दो मिन्हवी मुस्कुराई और अपना सिर रगड़ते हुए बोली, क्या मैं ठीक हूँ?